मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मूसा जो हमारा को होस्ट है, he had an next question after the mics was related, बल्कि जब तक मूसा ऐड हो रहे हैं उबैर आप इस क्वेश्चन पूछ लें। जी, thank you very much Imran for the mic. Assalamualaikum Sahaba and everybody who's here. साहब being a joint secretary मेरा एक कंसर्न था और मेरा क्वेश्चन था जिसको भी कुछ अर्से पहले मैंने ट्वीट किया था, काफी पीटीआई सपोर्टर्स ने इससे स्टेकिंग भी किया था। आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी बन रही है इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट बिलीव इट थोड़ी सी इनएफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि 10 अप्रैल को हमने जब देखा खान साहब बनीगाला बैठे हुए थे और पूरा मुल्क अपनी शहरों में निकला हुआ था। ये यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी इसको टेस्टिफाई करेंगे कि ये फैमिलीज के लिए, एल्डरली के लिए, बच्चों के लिए बड़ा इजी होता है कि वो अपने शहर में निकलें और उसको उसके मेन पॉइंट्स को जो है वो जाम कर दें। जब आप इस्लामाबाद की कॉल देते हैं तो 126 दिन के लिए पीटीआई ही इसी नूर लीग हुकूमत के दौर में बैठी थी, लेकिन उसका खातिर ख्वाह इफेक्ट नहीं हुआ था। अगर हम देखें एक साइमल्टेनियस सेंटेंस की अगर कॉल दी जाए खान साहब की तरफ से कि खान साहब इस्लामाबाद में लीड कर रहे हैं, लाहौर में कुरैशी साहब लीड कर लें, कराची में आप लीड कर लें, ऐसे 15 शहरों में, तो अवाम अपने शहर में बैक टू बैक 10 दिन लगातार भी बैठ सकती है। अगर डेली बैठना है 6 घंटे के लिए वहां भी बैठ सकते हैं। लेकिन जब आप इस्लामाबाद की कॉल देते हैं तो बहुत से ऐसे सपोर्टर्स हैं जो कि फर्स्टली फैमिलीज को शायद ना लेके जा सके, और बहुत ही अगर सिंपल बात करें फाइनेंशियली भी शायद उनके लिए वो वारे ना खाए कि वो इस्लामाबाद आके 4 दिन या 5 दिन बैठ सके। तो ये साइमल्टेनियस सिटेंस की ऑप्शन क्या टेबल पे है? आपका क्या इसके बारे में ख्याल है? थैंक यू। अच्छा, पहले माइनर सी मैं करेक्शन कर दूं। आप कह रहे थे कि उसका कोई खातिर का फायदा नहीं हुआ था। 126 दिन के धरने का तरीके इंसाफ उस धरने से बनी, उस 126 दिन के अंदर बनी। और उससे पहले जो है वो शहरों तक तो पैगाम पहुंचा हुआ था इमरान खान का। जिस तरीके से देहातों में उसके बाद पहुंचा है ना, वो तो एक ये हर चीज़ जो होती है उसके कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, ये भी था। लेकिन अदरवाइज आपके जो पॉइंट है वो समझ में आ रहा है मुझे। सारे ऑप्शंस कंसिडर हो रहे। इस्लामाबाद तो आएंगे बेतहाशा इंशाल्लाह ताला लोग यहाँ पे आएंगे। अनप्रेसिडेंटेड आपको यहाँ पर लोग नजर आएंगे, वो तो होना है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी किस शहर के अंदर क्या होना है वो सब भी अंडर कंसिडरेशन है। जिस वक्त बल्कि हमने एक बेसिक स्ट्रैटेजी की अप्रूवल तो चेयरमैन से कर ली। कल हमारी मीटिंग थी, उससे पहले मैं बैठा था सारे प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी जनरल्स जो हैं प्रोविंसेस के, उनके साथ, और हमने फिर चेयरमैन के साथ बैठ के उनसे एक फैसला ले लिया था। लेकिन वो किस वक्त उसको अनाउंस करते हैं चेयरमैन, वो उनके सवाबदीद है। वो जिस दिन भी चाहेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि एग्जैक्टली उस दिन का प्लान क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है। अच्छा सर, ये अभी आज़ादी की और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, ये इसमें बहुत बड़ा हिस्सा एक साइफर का था जो अमेरिका से आया था, और ये साइफर शाम कुरैशी के बाद पीएम ने सबसे पहले आपके साथ शेयर किया था, और फिर आपने मुख्तलिफ मीटिंग्स में पार्टी की लोगों को बताया था, हमारे मिनिस्टर्स और वगैरह सबको। तो जब ये आपके साथ पीएम ने शेयर किया था, आपने जब पहली दफा इसको पढ़ा था, तो तब आपकी पर्सनली आपकी क्या इसमें राय थी और आपकी क्या तासुरात थे इसमें? जो पहली मीटिंग हुई थी उस पहली मीटिंग के अंदर शाजी थे, परवेज खटक था और मैं था। और जिस वक्त पढ़ा मैं ऐसे वो डबल टेक करते ना, खासतौर पर उसमें जो बीच वाला पैराग्राफ था, और मेरा क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन था दिस इज एक्सप्लोजिव, यानी ये तो धमाका खेज मटीरियल है। मतलब ये कोई नॉर्मल जो सफारती ताल्लुकात होते हैं उसके अंदर ऐसा होता नहीं है। इतनी बराह रास्त धमकी लगाई जा रही है किसी मुल्क के अंदर, और वो भी सिर्फ मुल्क को अगर धमकी होती ना तो चले, दूसरे मुल्कों को भी धमकी दी गई है, लेकिन मुल्क की अंदरूनी सियासत को इन्वॉल्व करके उस धमकी को लिंक किया जाए कि एक अदम एतमाद की तहरीक आएगी, जो उस वक्त तक आई भी नहीं थी, उसके बाद आई है। अदम एतमाद की तहरीक आएगी, और उस अदम एतमाद की तहरीक के अंदर अगर वो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई, यानी इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे में बरकरार रहे, तो फिर पाकिस्तान तबाही का शिकार होगा और मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए।
और अगर वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, यानी इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, तो सब माफ़ कर दिया जाए। मतलब बराह रास्त अंदरूनी सियासत के अंदर जो है मुदाखलत आपको वहाँ पर नज़र आ रही है। और यही वजह है कि कौमी सलामती कमेटी की जब मीटिंग हुई, उसके अंदर आप उसका एलामिया देख लें, लिखा गया कि ब्लेटेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी वाज़े बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है। और उसके बाद जब दूसरी दफ़ा हुआ कौमी सलामती कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई, जिसको शहबाज शरीफ चेयर कर रहे थे, वहाँ पे तो हम में से कोई बैठा हुआ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि जो पहले एलामिये में जो भी कहा गया था उसकी दोबारा तस्दीक कर दी। तो वो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो एक कोई नॉर्मल मुरासला नहीं था, वो सीधा सीधा रजीम चेंज का मुरासला। बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मुजाहिद काजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब, मैं साउथ अमेरिका के एक छोटे से मुल्क गयाना से बात कर रहा हूँ। और मेरा सवाल ये है कि अपोजिशन जो है और अब जो हुकूमत लोग हैं वो ये बात फैला रहे हैं कि हम नफरतों का बीज बो रहे हैं, हम बहुत ही सख्त किस्म की डिवाइड पैदा कर रहे हैं जिससे मुल्क को बहुत नुकसान होगा और हम बहुत सख्ती के रवैये पर गामजन हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके और आपको जो इनर सर्कल है, इसके लिए कमेटी वगैरह है, उसमें इस मामले पर क्या कभी गौर हुआ कि वो इन लोगों के अलावा जिन्होंने मुत्तहदा एक बनाया हुआ है महाज, वो पार्टियां, वो लोग जो इनसे अग्री नहीं करती और कुछ ना कुछ उनके नजरियात उनसे मिलते जुलते हैं, क्या हम उनको साथ मिलाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रयास हो रहा है कि उनको सॉफ्ट इमेज में हमारा सामने आए? ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही मुस्तर हैं और जिद कर रहे हैं किसी चीज की, ये और लोगों को साथ नहीं मिलाना चाहते, लोगों के साथ मिलके बैठना नहीं चाहते। इस सिलसिले में कोई बात हुई आपकी? जो पहली बात तो मेरी ज़िंदगी में जो एक शौक़ है ना, वो दुनिया में जाके क्रिकेट देखना है। और एक जगह जहाँ मैं आज तक नहीं पहुँच सका हूँ वो वेस्ट इंडीज़ है। और गाय इंशाल्लाह कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। इमरान खान साहब रिटायरमेंट जब लेने देंगे तो फिर गयाना ज़रूर आएंगे। क्लाइव लॉयड गयाना के थे, बहुत ग्रेट क्रिकेटर्स निकले वहाँ से। अच्छा देखिए जी, आप पाकिस्तान की सियासत को देखिए इमरान खान से पहले। ये जो आप कह रहे हैं हकीकत इसकी एग्जैक्ट मुख्तलिफ है। इमरान खान से पहले पाकिस्तान की सियासत ने पाकिस्तान को तकसीम कर दिया। मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पर जीटी रोड की पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जैसे नाम से जाहिर है सिर्फ बलूचिस्तान की पार्टी, महाजर कौमी मूवमेंट सिर्फ शहरी सिंध की पार्टी, पीपल्स पार्टी ले दे के बुनियादी तौर पे अब अंदरून सिंध की पार्टी रह गई है। इसी तरीके से ANP सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ज़िलों की पार्टी है, JUI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ज़िले और बलूचिस्तान के कुछ ज़िलों की पार्टी है। तो पाकिस्तान तो सियासी तौर पर तकसीम हुआ हुआ था। इमरान खान ने तो पाकिस्तान को मुत्तहद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और सिंध के अंदर दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी वोट लेने वाली और शहरी सिंध में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी तो तहरीक इंसाफ में, तो बलूचिस्तान के अंदर बड़ी वोट उठाने वाली पार्टी। तो इमरान खान ने पाकिस्तान को मुत्तहिद किया है। सियासी पार्टियों का इत्तेहाद हमें नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तानियों का इत्तेहाद चाहिए। और उसके अंदर जो इमरान खान की जो उनकी सोच है, जो उनका नज़रिया है, जिस तरीके से उन्होंने फैसले किए हैं, हर पाकिस्तानी, पाकिस्तान के हर कोने के लोग, हर जुबान बोलने वाले, हर खित्ते के रहने वाले लोग, हर मसलक के लोग ये मानते हैं कि इमरान खान तमाम पाकिस्तानियों का लीडर है। उसके फैसले से आप इत्तफाक कर सकते हैं, उसके फैसले से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो किसी एक तबके की सिर्फ सोच रखने वाला आदमी है। तो पाकिस्तान को तो मुत्तहिद जो है वो सियासी तौर पे इमरान खान ने किया। मेरे ख्याल में तो ये उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है।
जिब्रान आपकी आवाज बहुत लो हो गई है, आई कैन हार्डली हियर यू। नहीं फर्क आ गया। आ रही है पर इससे बहुत कम है। स्पीकर बंद हो गया। बंद करके दोबारा खोलना है। क्या बंद कर दिया? स्पीकर आपका ऑफ हो गया। स्पीकर ऑन ऑफ। ठीक है वैसे। नहीं फर्क पड़ गया उसका। हम दोबारा दोबारा माइक इज ऑफ। हाँ दोबारा जिब्रान आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। यार चेक करते हो? हाँ ठीक है। नहीं ये आवाज़ मोबाइल मोबाइल ऐप तो बिल्कुल भी नहीं जिब्रान, मैं बिल्कुल सुन ही नहीं सक रहा, एक लफ्ज भी नहीं आ रहा। अपने फोन से कनेक्ट करके दोबारा चेंज कर दें सर। अच्छा मूसा, हाँ मूसा आप ठीक है, आई कैन हियर यू नाउ। अच्छा डॉक्टर यास्मीन से क्वेश्चन है बहुत नेक्स्ट। लैग है। मीनवाइल इनके सेट पे कर सकते हैं ठीक। जी सवाल पूछ सकते हैं बॉट। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली खान है, मैं मोटिवेट से बात कर रहा हूँ। आपकी स्पीच सुन रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सवाल पूछ ले। अच्छा मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है हमारे मुल्क में, तो इस निज़ाम में मुझे से इंसाफ होता हुआ नजर अच्छा मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन जो हुकूमत में आकर चल रहा है निज़ाम के मुल्क में अंदर डालेगी या नहीं, इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या तहरीक इंसाफ इस बार हुकूमत में आकर इस निज़ाम को मुकम्मल बदल डालेगी या नहीं? अच्छा जी, सवाल अच्छा है और ये बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं मैंने सवाल सुन लिया मैंने। जो मौजूदा निज़ाम है इसमें इंसाफ नजर नहीं आया, तो क्या हुकूमत में आकर दोबारा तहरीक इंसाफ जो है ना इस निज़ाम को बदल डालेगी या वही निज़ाम चलेगा फिर से? अच्छा मैं जैसे मैं कह रहा था, मैं सवाल मैंने सुन लिया था। ये सवाल जो है ना वो बहुत सारे पाकिस्तानियों के अच्छा मूसा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वो मूसा से पूछना, आपसे पूछ भाई उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही, ऑब्वियसली माइक म्यूट है एंड वो माइक का म्यूट और ऑन और ऑफ करने वाला माइक भी नहीं नजर आ रहा। अच्छा जहाँ मेरा माइक था वहाँ पे अब रिक्वेस्ट लिखा हुआ सिर्फ। सही है। अगर जैसे असद उमर आपको नहीं आ रही हो तो प्लीज़ अगर आप माइक रोटेट करते रहेंगे जो स्पीकर पे हैं। सर जी मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल 20 पेशेंट का, शायद सेकंड या थर्ड टाइम मैंने ज्वाइन किया है, तो आई कैन ट्राई, आई डोंट नो। म्यूट कर देंगे। अच्छा असद उमर साहब आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा एक जो क्वेश्चन था अभी वो मैंने क्वेश्चन सुन लिया था, वो क्वेश्चन मैंने सुन लिया था, निज़ाम जो है उसको तब्दील करेंगे या नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जिनके जहन में ये सवाल है, क्योंकि वो देखते हैं कि जो निज़ाम है वो निज़ाम बना हुआ है चंद ख़ानदानों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, और वो निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के एक आम इंसान को जो है इंसाफ देता हुआ नज़र नहीं आता। इसके अंदर बहुत बड़ी एक जो आप कह सकते हैं इसके अंदर जो मसला क्रिएट हुआ वो हुआ 18वीं तरमीम के बाद। और 18वीं तरमीम के बाद आपने देखा कि जिस तरीके से इख्तियारात जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए मुख्तलिफ, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुनियादी तौर पे 18वीं तरमीम एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसकी वजह से मुल्क के अंदर एक यूनिफाइड निज़ाम चलाने के लिए मुश्किलात भी पैदा हुई। लेकिन इसकी बहुत बड़ी वजूहत जो हैं वो हमारी कानून के अंदर है, लेजिस्लेशन के अंदर है, और उसके लिए ज़ाहिर है इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दरकार है कि अगर वो 2/3 अक्सरियत के साथ आते हैं तो इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए निज़ाम की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा और मौसर तरीके से वो काम कर सकते हैं।
जो जाहिर है इस वक्त तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी हमारी, हम कोalition गवर्नमेंट चला रहे थे, तो आप समझ लें कि कुछ हाथ बंधे हुए थे खान साहब के फैसले करते हुए। लेकिन जिस तरीके की इस वक्त मुल्क के अंदर लहर नज़र आ रही है, जो मुल्क के अंदर इस वक्त जज्बा नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ आ रहे हैं और जो तब्दीलियाँ करना चाहते थे जो नहीं कर पाए इस दफ़ा, वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा करने के लिए उनके पास इख्तियार मौजूद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा असद साहब, ये जो क्वेश्चन पूछा था, इनका जो स्क्रीन नेम था वो बॉट था, तो आपने वो सुनी हो बॉट वाली कहानी कहीं से उड़ती खबर आई थी आपके पास? मैंने सुना है कि ये अरसलान खालिद और आप जो सब है ना, ये सब बॉट्स हैं। मैं इतने सालों से जो है ना, वो आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया हुआ, चक्कर दिया हुआ है, मैं समझता था आप इंसान हैं, मुझे तो आप पता चला है ये कोई टर्मिनेटर सीरीज में से तो नहीं है आपके, उसका कोई मॉडर्न वर्जन है। आफ्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर द टर्मिनेटर कम्स जिब्रान इलियास द बॉट। आखिरी सवाल का जवाब तो ये है कि जी बिल्कुल स्ट्रैटेजी बन चुकी है, ये तमाम वो जो ऑप्शंस हैं उसको डिस्कस किया जा चुका है और स्ट्रैटेजी बनाई जा चुकी है। दूसरा, आपने जहाँ तक रिवायती जो तरीक़ेकार हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लायर है, पहले वो ज़रा लंबा ख़त था, फिर उसको कंडेंस किया गया, बुलेट पॉइंट्स के अंदर लाया गया और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो यहाँ पर हो रही है। इस्लामाबाद में मैं बैठा हूँ, यहाँ का मैं बता सकता हूँ आपको, पहले वो सेंटोरस से शुरू हुई, फिर वो मराकज़ जो हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मसाजिद के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और आइडिया यही है कि इसको घर घर तक ले जाया जाए। लेकिन इस वक्त डिजिटल मीडिया की जो पेनिट्रेशन है ना, वो जहाँ पहुँच चुकी है, ये रिवायती तरीके एक्चुअली उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस वक्त आप अगर देखें तो जिस तरीके से PTI का बयानिया टिकटॉक पर फैला हुआ है, तो वो शायद कोई पाकिस्तान में उसकी नज़ीर ही नहीं है। और आपको पता है टिकटॉक की पेनिट्रेशन क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तो और वो गांव-गांव है, वो ये जो है ये सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने वाले पढ़े लिखे जो इलाकों में रहते हैं लोग, ये वो नहीं है, ये एक आम पाकिस्तानी है, शहर के अंदर भी, देहात के अंदर भी। और इनफैक्ट जिस तरीके से बयानिए को एक अवामी ज़ुबान में आम पाकिस्तानी ने पहुंचाया है, तो वो तो हमारी PTI की लीडरशिप नहीं कर सकी, जो पाकिस्तान के एक आम आदमी ने गांव में बैठ के, शहर के अंदर बैठ के जिस तरीके से उसने बयानिए को फैलाया। बहुत शुक्रिया। दूसरा एक जो असद उमर लाइफ वाला जो हैशटैग है उस पर क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से प्लीज चूज करके प्लीज पूछेगा और जब आप डिसाइड करो तो प्लीज माइक म्यूट कर दें ताकि फिर आवाज आए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर यास्मीन। अच्छा, उनका शायद फ्रीज हो गया और शनाया आप पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी, बिकॉज मैंने भी और हम सबने ये देखा कि PTI की इकोनॉमिक पॉलिसी में काफ़ी आया है, गिविंग गवर्नमेंट आफ्टर वर्कर्स। तो इस हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है व्हेन इंशाल्लाह खान साहब की बात कि
especially in context of the IMF program, is there a policy or strategy जिसकी बेस पे आप कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम से आप कैसे से अपने काम थैंक यू। अच्छा जी, पहले तो देख लें कि पीटीआई की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या थी। क्या पीटीआई ने इनहेरिट किया पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, बिगेस्ट एक्सटर्नल क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, वो पीटीआई ने इनहेरिट किया। और पीटीआई ने जिस वक्त 3 साल 8 महीने के बाद अपनी हुकूमत बैरूनी मुदाखलत के बाद और ज़मीन बेचने के बाद ख़त्म हुई, तो सूरत हाल ये थी कि पिछले साल 5.6% हमारी जीडीपी ग्रोथ थी, और इस साल अगेन जो हमारी सारी फोरकास्ट आ चुकी थी वो 5% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होने जा रही थी, जो पिछले 15 साल में पहली दफ़ा हो रहा था कि 2 साल मुतवातिर 5% से ज़्यादा ग्रोथ होने जा रही थी। हमने पिछले साल 5.6% ग्रोथ जो अचीव की वो भी यूनिक थी, क्योंकि उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट भी ना होने के बराबर था। ये पहली दफ़ा हुआ। ये अचीव कैसे हुआ? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो रुक चुकी थी, वो आपने इमरान खान से सुना होगा, बार बार आप शुरू की मेरी अगर आप स्पीचेस सुने, अगर आप मैनिफेस्टो हमारा देखें तो उसके अंदर हमारा सेंटर पीस था एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। और एक्सपोर्ट्स के अंदर हमने क्या डिलीवर करके दिया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो 10 साल की एक्सपोर्ट ग्रोथ थी, पूरे 10 साल की मिला के जितनी एक्सपोर्ट ग्रोथ थी, सिर्फ इस साल में 1 साल के अंदर उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रही है पाकिस्तान की। इट इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल व्हाट हैज़ बीन अचीव, और वो बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ के साथ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ की कॉम्बिनेशन करके ये ग्रोथ अचीव की गई है। इसी तरीके से रेमिटेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था, यहाँ से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी उसको रोका, जो इंसेंटिव्स दिए ताकि फॉर्मल रेमिटेंस चैनल से आए, और हमने देखा कि फिनोमिनल रेमिटेंस ग्रोथ हमें नज़र आई। और इन दोनों की वजह से आपने जो पिछले साल देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंटेन था और उसके साथ 5.5% की ग्रोथ भी हो रही थी। और आखिरी चीज़ इसके अंदर कि ये ग्रोथ कब हो रही थी? ये ग्रोथ हो रही थी जब दुनिया के अंदर एक सदी का सबसे बड़ा ग्लोबल क्राइसिस खड़ा हुआ था, जो कोविड का पेंडेमिक है। उस पेंडेमिक के अंदर जहाँ पर बड़ी बड़ी मईशतें बिल्कुल बह गई थी, हमारे रीजन के अंदर अगर आप देखें इंडिया का क्या हाल हुआ था, वहाँ पे पाकिस्तान ने आउट परफॉर्म किया। और ये भी पिछले 20 साल में पहली दफ़ा हो रहा था कि चाहे वो जीडीपी ग्रोथ हो या वो एक्सपोर्ट ग्रोथ हो, पाकिस्तान अपने रीजन में दूसरों को लीड कर रहा था। वरना तो 20 साल से हमारी इंडिया और बांग्लादेश से तो आधी आधी ग्रोथ होती थी। ये कोविड के बावजूद हमने अचीव किया एक्सेप्शनल टर्न अराउंड। अच्छा, अभी आगे का क्या करने जा रहे थे? आगे का बहुत एक डिटेल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का फ्रेमवर्क हमने प्लानिंग कमीशन में उसको डेवलप करवाया। मैंने वो प्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर को आज से 2 माह पहले, और उसका हमने अप्रूवल लिया। उसके लिए हम ग्लोबल लिंकेजेस भी क्रिएट करने जा रहे थे। हमारी बातचीत भी हो गई थी अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी के साथ, उनके साथ मिल के हमने इसको रोल आउट करना था। अब देखें, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, अबूरी हुकूमत, पता नहीं हफ्तों के लिए या महीनों के लिए, आई डोंट नो, इस माहौल के अंदर वो क्या इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक आई थी उससे आज तक पाकिस्तान के कुल ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का 1/3 उड़ गया है सिर्फ इन 2 महीनों के अंदर। दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी डज। और जिस तरीके से क्राइसिस डीपन होता जा रहा है, पैरालिसिस हुआ हुआ है, फैसले कर नहीं सक रही है हुकूमत, बिकॉज इतना पावरलेस फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं गुजरा। खुद ही अपनी पार्टी के अंदर से सेकंड गेस हो रहे हैं, लंदन में बैठ के वो सेकंड गेस कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को, कोalition में बाकी किसी को संभाला नहीं जा रहा है। तो आई होप, लार्जर तो जाहिर है कि रीज़न है ही है कि क्यों एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं सिर्फ इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो जितनी जल्द हम इस इलेक्शन के अंदर चले जाएं, जितनी जल्द ही अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, उतना ही बेहतर है पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। एक 2 बातें मैं बोलना चाहता हूँ। जो आपने एक बात की थी कि जो कोविड के टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो उभर के आई, इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। मैं एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं बचपन में एक गाना सुन रहा था जुनैद जमशेद का, हम क्यों चले उस राह पर। हाँ, उसमें वो कहते हैं आने वाले दौर के हिसाब हमसे जीना सीखेंगे। तो मैंने ना अपनी, मैं बड़ा ड्रीम करता था कि कब होगा, मैंने अपनी लाइफ में देख लिया। तो आई एम वेरी लकी, और वो आपकी बदौलत और आपकी टीम की HOC की टीम की बदौलत हुआ। ये दुनिया ने हमसे सीखा कि कोविड का रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। तो बहुत शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ एवरी पाकिस्तानी। बिल गेट्स का खत पढ़ा था,
जो उसने मुझे खत लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मतलब वो वही चीजें मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो हम एक वाइडेस्ट ड्रीम्स में सोचते थे वो हो गया, और पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने माना, बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के माना, तो दैट वाज अमेजिंग। और छोटी सी बात और कर दूँ, मैंने 2 बार ना, मैं वेरी फॉर्चुनेट टू अटेंड द परेड 2 साल, ये जो May 23rd की होती है उसमें मैंने 2 बार इस साल स्टैंडिंग ओवेशन देखा। एक इस साल जब प्राइम मिनिस्टर आए थे, पूरा स्टैंडिंग ओवेशन था, और एक बार जब फ्लोट निकला था NCOC का, वो कोविड की रिस्पॉन्स का, उसमें जब आपका नाम दिया गया था तब लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई। तो बिग वेरी प्राउड ऑफ यू, रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते। वेरी गुड। सर एक सवाल होगा कि वो कहते हैं दुकान के साथ हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन PTI ने कराची के लिए जगह मिला, तो इस सवाल अभी कोई बड़ा काम नहीं किया और अभी तो बढ़ने की। अच्छा, कराची का तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं हमेशा बोलता था, और आपने देखा इस दफ़ा कराची जो निकला हुआ था उस दिन हमारे जलसे के अंदर ना ट्रांसपोर्ट, ना पब्लिसिटी, ना कुछ, सिर्फ कॉल थी इमरान खान आ रहा है, और आपने देखा जिस तादाद में कराची निकल के आए थे, ये जो सारे टीवी पे बैठ के तजिया निगार जो है ना, जो बोलते थे ओ कराची में ख़त्म हो गई PTI, इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा कराची में PTI इस दफ़ा जितनी सीटें जीती थी उससे ज़्यादा सीटें जीतेगी। और उसकी वजह ये है कि किसी वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में कराची के लिए वो नहीं किया जो तहरीक इंसाफ ने किया, जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया। आपकी ग्रीन लाइन तो ऑपरेशन शुरू हो चुकी है। एक जो काम जिस पे सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत की ना, वो था KCR, मॉडर्न KCR ऑपरेशन का। इतना इनोवेटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उसका बनाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। 1 रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लगाए बगैर, 1 रुपया लगाए बगैर एक मॉडर्न कराची का सर्कुलर रेलवे सिस्टम जो है वो हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। ये जैसे ही ये अबूरी हुकूमत खत्म होगी और वापस इंशाल्लाह ताला इमरान खान वज़ीर आज़म आएंगे, वो मंसूबा तो ज़रूर हमने पूरा करना है। सारी तैयारी मुकम्मल है, एक्नेक अप्रूवल हो चुकी है, सब कुछ लॉन्च स्टेट के ऊपर था। आज मैंने अखबार में सुना कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं K4 का मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए। मतलब सारा काम हमने किया, वो मंसूबा जो 10 साल से फंसा हुआ था कहीं जा नहीं रहा। और मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ जनरल मुजम्मिल को, जिन्होंने कल रिजाइन किया, वार्ता के चेयरमैन, जो सब कह रहे थे नामुमकिन है उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल डिवाइडेड ओपिनियन था, सबकी मैंने आर्गुमेंट सुनी। एक तरफ जनरल मुजम्मिल थे, बाकी सारे दूसरी तरफ थे। मुझे जनरल मुजम्मिल की आर्गुमेंट जो है उनके अंदर स्ट्रेंथ नजर आई, मैंने उनको बैक किया और उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। और आज वो प्रोजेक्ट जो है वो ये इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है बेचारा, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्यों लाके बिठा दिया है, मुझे किसने बिठाया है, मुझे कितनी देर के लिए बिठाया है, वो बोल रहा है बेचारा, उसको समझ में नहीं आ रही कि मैं किधर फंस गया वहां के। अब वो कपड़े शपड़े बेचने की बातें करना शुरू कर दी है उसने, तो वो इफ्तिताह करने जा रहा है। फिर आपका एक और जबरदस्त प्रोजेक्ट होने वाला है, एक्सप्रेस कॉरिडोर का, रेल का प्रोजेक्ट है। वो भी कराची का स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का प्रोजेक्ट है। वो सिर्फ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं है, सिर्फ के पानी के से तबाही आती है, वहाँ पे साथ जो है 50 किलोमीटर की ज़्यादा सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे अलग से रिसाइकल सिस्टम लग रहा है, वहाँ पे सीवेज लाइंस डल रही हैं। एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है। तो 70 एक हाँ, तो अच्छा, ये उसके अलावा हमें मजबूर करके, ये तो कराची की तो टूटी हुई गलियां नहीं बनाते, तो कराची के लिए गलियों के लिए हमें, और मैं आपको बताऊं, मैं सड़कों पे चला और लोग मुझे रोक रोक के शुक्रिया अदा कर रहे थे। और मैं बोल रहा था यार इतना जुल्म है कि ये कराची जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है पाकिस्तान का, वो गलियां बनाने के ऊपर हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन वो किसी ने नहीं बनाई थी। तो कराची को इमरान खान ने ओन किया। हमारा स्लोगन कराची का 2018 के इलेक्शन में होता था, वजीर आजम कराची से, बिकॉज इमरान खान कराची से इलेक्शन लड़े थे, और इमरान खान ने हक अदा करके दिखाया कराची का। डॉक्टर यास्मीन, अगर आप आ चुकी है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लें, जो फिर डॉक्टर आयशा, आप अगर डॉक्टर यास्मीन के माइक में ऑन होता। अच्छा आयशा, आप बोल सकती हैं। जी
पाकिस्तानीज को लेके, क्योंकि वो आपको पता है कि जो रिस्पॉन्स और सारा कुछ है पीटीआई को लेके वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसको मार्च को जो होने वाला है उसके लिए आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी रखी हुई है इनको एंगेज करने के लिए, इनको यूज करने के लिए? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, खान साहब हर जलसे में हर तकरीब में मीर जाफर का जिक्र करते हैं क्योंकि असद उमर साहब उनके इनर सर्कल में, तो मैंने पूछना था उनसे कि मीर जाफर कौन है, उसका नाम बता दें। थैंक यू। अच्छा, ये मीर जाफर जो है आपने ये अज्यूम कैसे किया कि सिंगुलर है? ये प्लूरल है और ये बात आने के ऊपर या तो इमरान खान बता देंगे या वैसे ही कुछ नहीं छुपता। तारीख ने सबको एक्सपोज कर देना है, सिर्फ टाइम की बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तानीज का है, आपने देखा है कि किस किस्म की शर्मनाक इन्होंने पोजीशन ली हुई है और मुझे तो खतरा ही लगता है कि जो आ गई है इम्पोर्टेड हुकूमत एक करप्ट टोले की, कहीं ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो कोई रिमिटेंस ही ना स्लो डाउन कर दें कि पता नहीं और ही कोई लंदन में जाके मेफेयर में अपार्टमेंट खरीद लेंगे या कोई दुबई के अंदर टावर खड़े कर देंगे। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का राइट है जी, इसके लिए तहरीक इंसाफ ने स्ट्रगल शुरू की। उस वक्त आरिफ अलवी सेक्रेटरी जनरल होते थे तहरीक इंसाफ के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, कुछ भी उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं। और उसके बाद हमारे जब हुकूमत आई उसकी हमने लेजिस्लेशन की, और आपको मैं बताऊं कि वज़ीर आज़म जो है कोई 3 या 4 महीने का पीरियड था जिसमें हर कैबिनेट मीटिंग का पहला आइटम होता था अपडेट ऑन ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग। सो बेतहाशा फोकस तरीके से काम हो रहा था। आई होप कि वो सब काम जो है उसको ज़ाया नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कोई बहुत मजबूत उसमें रवैया नहीं था, उनको सिर्फ मसाइल ही नज़र आते थे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैंडेट है, अब राइट सुप्रीम कोर्ट भी डिटर्मिन कर चुका है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का है, एंड उम्मीद है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये हक जो है वो मिलेगा। और वो क्यों नहीं देते, वो आपने खुद ही बोल दिया, वो सबकी जान निकलती है, उनको पता है कि 90% जो है ओवरसीज पाकिस्तानी वो इमरान खान का वोट है। मेरा क्वेश्चन था कि आप उनको एंगेज कैसे कर रहे हैं कि मार्च के लिए जो इंशाल्लाह जब कभी भी होगा, तो उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ यू नो पार्टिसिपेशन एंड एवरीथिंग? अच्छा, वो जो है कल जो है चेयरमैन ने खुद जब ओवरसीज पाकिस्तानी को कल एड्रेस किया था तो उन्होंने 3 चीज़ें आउटलाइन की थी कि 3 तरीके जिससे वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। जाहिर है वो सब लोग उठ के यहाँ पे मार्च के अंदर तो नहीं आ सकते, उनसे कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे कांटेक्ट किया है लोगों ने, तो मुझे पता है कि कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि बड़ी तादाद में लोग नहीं आ सकते। क्या काम कर सकते हैं? एक, अपने अपने इलाकों के अंदर ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेसीज़ के अंदर रह रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर कि अपने जो मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, लेटर्स टू दी एडिटर है, ब्लॉग्स हैं ऑनलाइन जो लिखे जा सकते हैं, जो वहाँ के लेजिस्लेचर हैं जो जहाँ जहाँ वोट डालते हैं, अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको, बिकॉज कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो ये नहीं कह सकती कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है वो तो एक्सेप्टेबल चीज़ है। रशिया की 2016 का जो इलेक्शन था अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर एलिगेशन थी कि उन्होंने सोशल मीडिया को और फेसबुक पर्टिकुलरली उसको यूज़ किया फॉर इंटरफेयरिंग इन द अमेरिकन इलेक्शन। और आपको पता है कांग्रेस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अंदर। सो जो वहाँ पर जो असूल लागू होता है वही असूल जो है वो जाहिर है हर मुल्क के अंदर लागू होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन इस पे अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो वहाँ पर भी पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर आएगा कि इस जो काम हुआ है गलत हुआ है और इससे डिसंगेज करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो जाहिर है कि जो फिजिकल प्रोटेस्ट हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हुई हैं, तो उससे भी एक मैसेज आता है। और बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हमने देखे हैं, बिल्कुल पीसफुल, जाहिर है इंटायरली लॉफुल, लेकिन उन्होंने भी बहुत बड़ा मैसेज भेजा है। तीसरी चीज़ जिससे ऑफ कोर्स दैट कैन हेल्प, जिसकी हमें ज़रूरत भी है, वो ये सारा काम करने के लिए इतने जलसे हो रहे हैं इस वक्त। आप एक हफ्ते के अंदर हम 4-4, 5-5 जलसे कर रहे हैं इमरान खान के। इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लॉन्ग मार्च के लिए सेल्फ रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। इसके लिए तो एक स्पेशल वेबसाइट क्रिएट की थी नामंजूर.com, और उस नामंजूर.com पे जाके आसानी से घर बैठे जो है वो लोग डोनेशंस कर सकते हैं। तो ये 3 स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसके ज़रिए लॉन्ग मार्च को ओवरसीज पाकिस्तानी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा।
शुक्र। सवाल पूछें। जी जी बिल्कुल आगे आप सवाल पूछें। अच्छा असद भाई, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो वी नो अच्छा मेरा तो पहला सवाल ये है, तो अभी इलेक्शन आउट के लिए कैसे रोकेगी, बोले इनको निकाले तो वापस आने नहीं देते। और दूसरा मेरा ये है कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो क्या पीटीआई ईवीएम और जो वर्सेस पाकिस्तानी हमारे उनके बगैर ये इलेक्शन भी देख सकते हैं? आपका पहला वाला क्वेश्चन जरा सा कट गया था, रिपीट कर दीजिए पहला क्वेश्चन क्या था? मैंने पहला क्वेश्चन ये किया था कि अभी जिन लोगों ने निकाला है तो वो वापस इतनी आसानी से तो आने नहीं देंगे, तो क्या लीग और उन्हीं क्या स्ट्रेटजी बनाई एक। और दूसरा मैं समझ गया था। ओ भाईजान, जो काम आसान करने के थे ना वो तो लोग पहले कर चुके थे, ये जो मुश्किल वाले काम है ना इसी के लिए तो इमरान खान आया है। तो आसानी वाला काम तो हम ढूंढते ही नहीं है। ये कौन करेगा? ये पाकिस्तान के अवाम करेंगे, ये पाकिस्तान के अवाम करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं 2 साल मेरी बहस चलती रही हुकूमत के अंदर। मैं बार बार बोलता था कि इमरान खान को जलसे करने चाहिए, और ये सारे जो बहुत ज़्यादा मुझसे बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार सियासतदान हमारे वो कहते हैं नहीं देखें, वज़ीर आज़म जो है वो जलसे नहीं करते। और भाई वज़ीर आज़म में फ़र्क होता है। तो इमरान खान जो है वो अवाम का बंदा है, उसकी सारी ताकत अवाम है। और मेरा पुराना एक फार्मूला था, मैं हमेशा यूज़ करता था, इमरान खान बनी गाला में, तहरीक इंसाफ नीचे, इमरान खान अवाम में, तहरीक इंसाफ ऊपर। इसीलिए जब मैं 25 जनवरी को नोटिफाई किया कि खान साहब ने मुझे सेक्रेटरी जनरल बना दिया, वो भी बड़ी कहानी, मैं 3 दफ़ा पहले ना कर चुका था। इस दफ़ा एक साहब बता रहे थे कि खान साहब ने उससे 1-2 दिन पहले उनसे मशवरा किया, तो उसने कहा जी मेरे ख्याल में बेस्ट तो असद है, लेकिन असद तो बहुत इस वक्त ऑलरेडी हेवीली ओवरलोडेड है, उसके पास इतनी भारी मिनिस्ट्री है और दूसरी असेंबली वाला की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो खान ने कहा हाँ मैं उससे पूछूंगा, लेकिन वो मानेगा कभी नहीं। तो मैंने कहा यार, क्योंकि इस वक्त लग रहा था सब बोल रहे थे पार्टी नीचे चली गई है, मैंने कहा चलो ये टाइम है, मुश्किल वक्त के अंदर लेने, जैसे पहले बात कर रहे थे, मुश्किल वक्त में तो काम करने में मजा आता है। 25 जनवरी को नोटिफिकेशन हुई थी मेरी, और 18 फरवरी को मंडी बाउदी में पहला जलसा मैंने करा दिया था, 24 दिन के अंदर। इसका मतलब कि सेक्रेटरी जनरल बनने के 1 हफ्ते के अंदर मैंने अप्रूवल करवा दिया था उस जलसे का। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इमरान खान जहाँ भी पहुँचा है और उसने जो भी हासिल किया है ना, उसके अंदर अवाम की सपोर्ट, सारी सियासत अवाम की है, और दूसरे ज़िंदगी में काम किए में अब अल्लाह ताला को कोई भी चीज़ पसंद आ सकती है। हमारे ख्याल में, मैं मेरी बीवी दोनों इस बात पे यकीन रखते हैं कि शौकत खान में जिन लोगों की मदद हुई है ना, उनकी दुआएं लगी हैं खान को, और वो अल्लाह ताला की इमदाद जो है वो बिल्कुल होती है। वो परवेज़ खट्टर अक्सर बोलता है खान साहब को कि खान साहब आप जो है ना फैसले करते हैं, हमें तो समझ नहीं आता, हमें लगता है बिल्कुल गलत फैसला है, वो बाद में ठीक साबित हो जाता है। सो इंशाल्लाह ताला इमरान खान वापस आएगा, अवाम की ताकत से वापस आएगा। वो क्रैश कर दोबारा ऐड करो। उनको बोल दे रुकेगा, म्यूट कर रहे थे आप तो शायद माइक म्यूट ना किया। नहीं मैं इधर से कर ये मुरन है, हम अपने वाला भी चल रहे हैं, लाइव डायरेक्ट मोबाइल से जा रहे हैं। उसको बता तो दो कम से कम, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, उसको ये तो बता दो ना। हाँ जी, अपने जिब्रान, आवाज़ फिर बिल्कुल बैठ गई है, आ रही है लेकिन बहुत कम है। रीजॉइन करो, रीजॉइन। मैं 1 सेकंड दोबारा रीजॉइन करते। रीजॉइन ये वो दूसरे से आ रही है, स्पीकर पहले भी हुआ। वो आप हाथ रखते हैं ना तो खुद उसको कर देता है फ़ोन आपको। मैं ऐसे फोन नीचे रखता हूँ, ये नहीं बोल सकते, यबड़िया नहीं बोल सकते, गलत वर्ड होता है। नहीं यार, यबड़िया लेजिटिमेट वर्ड है। अच्छा वर्ड है, सुनने में अच्छा लग रहा है। और भी कोई वहाँ से हो तो प्लीज सर।
आज अच्छा मैं काफ़ी सारे हैं जो टैक्स वाले हैं और उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया हुआ है तो बस आज जबरान आ रही है आवाज? जी आवाज़ आ रही है? जी जी जी। अच्छा वो ईवीएम और उसका क्वेश्चन था उनका जो उनका सेकंड क्वेश्चन था काशिफ का और शायद हाँ ये ईवीएम और उसके बगैर यार देखो ईवीएम तो फौरी इलेक्शन के अंदर नहीं हो सकता। ईवीएम का तो जो टाइम टेबल था वो तो अगले साल के इलेक्शन जो था उसमें भी चैलेंजिंग टाइम टेबल था। सो ये इलेक्शन तो अगले चंद महीनों के अंदर इलेक्शन होना है तो ईवीएम तो नहीं हो सकेगा। मेरे ख्याल में अभी भी इंटरनेट वोटिंग जो है वो पॉसिबिलिटी है और इलेक्शन कमीशन को उसको करवाना चाहिए। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये स्पीकर जो बोल चुके हैं प्लीज माइक क्लिक कर दें। काफ़ी स्पीकर्स हैं और मतलब बहुत सारे हमें टैब्स आ रहे हैं और कुछ भी आ रहा है प्लीज लें। अच्छा अदनान आप जी आवाज़ आ रही है? जी सर से ये पूछना था कि सर ये जो पूरा एपिसोड हुआ है इसमें स्पेशली जो पंजाब असेंबली के बाद हमारी जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में जो अपील्स गई है जो पूरा एपिसोड हुआ है और जो इलेक्शन कमीशन चल रहा है इसमें एक परसेप्शन ये बन रहा है कि हमारी एक तो लीगल टीम अच्छी होगी बट लीगल टीम का जजेस के साथ रिलेशनशिप और बार काउंसिल्स में पेनिट्रेशन एज अ पार्टी ये दोनों चीजें मिसिंग नजर आई। अगर आप इससे एग्री करते हैं या समझते कि नहीं ये फ्रंट हमारा ठीक है एक ये सवाल ना और दूसरा ये कि बैठक में हमारे पास हमाद है आप हैं शामिल शीरी मजा आई है शहबाज भी लगातार और एक मीडिया का आगे बैठते हैं इशूज उठाते हैं मीडिया को कवरेज देता है लेकिन पंजाब जो हमारा मेन फ्रंट है पंजाब के प्रोविंशियल इशूज पे कोई ऐसा लीडर ऐसा नजर नहीं आता कि जब वहाँ पे बैठे तो मीडिया को टाइम दे टीवी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं और पंजाब के इशूज हाईलाइट हो। तो एक पंजाब का जो फ्रंट है मीडिया का और पॉलिटिकल मीडिया जो टॉप होगी उसका ये करीब हो सकता है। अच्छा जो लीगल है लीगल टीम ने बेतहाशा मेहनत की है और काफ़ी हद तक कई चीज़ों के अंदर कामयाबी भी हासिल हुई है। कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जो हमें कानूनन तो समझ से हमारी बाहर हैं और जाहिर है उसके ऊपर अपील्स भी हुई नहीं है। देखें उसका फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है लेकिन उसके बावजूद ये फीलिंग है कि हमें मज़ीद फर्दर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अली ज़फ़र साहब जो चेयरमैन हैं ILF के इंसाफ लॉयर्स फ्रंट के उनकी और मेरी इस पर बातचीत होती रही है। पिछले ईद से एक दिन पहले से शुरू हुई थी। उन्होंने कल मुझे एक प्रपोजल भेजा है और कल इंशाल्लाह ताला हम साथ बैठ के उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। तो हम अपनी लीगल टीम को मज़ीद स्ट्रेंथन भी करने के लिए जा रहे हैं। जो लॉयर्स अभी तक इन्वॉल्व हैं उन्होंने बेतहाशा मेहनत की है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। बार्स के अंदर हमारी पेनिट्रेशन वीक है और उसकी एक हिस्टोरिकल रीज़न है और वो ये है कि आपको पता है कि बार की सियासत पाकिस्तान में दो बड़े धड़ों के दरमियान डिवाइडेड थी। एक जिसको असमा जहांगीर का ग्रुप कहते थे और दूसरा हामिद खान का ग्रुप। हामिद खान तहरीक इंसाफ में होते थे। जब हामिद खान ने तहरीक इंसाफ छोड़ा तो दोनों ग्रुप जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं थे। दोनों बड़े ग्रुप जो है अब उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और उस पर और बहुत मजीद काम करने की ज़रूरत है। आप ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा ये ठीक कह रहे हैं लेकिन एक हद तक ये तमाम पार्टीज के लिए दुरुस्त है। मीडिया जो है वो फेडरल इश्यूज को ज़्यादा कवर करता है, प्रोविंशियल इश्यूज को कम कवर करता है। एज अ रिजल्ट जो फेडरल पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा कवरेज मिलती है, ज़्यादा स्पेस मिलती है, ज़्यादा उनकी नेम रिकग्निशन होती है। लेकिन ये बात जो है वो चेयरमैन साहब कई दफ़ा बोल चुके हैं कि हमारी प्रोविंशियल टीम जो है उनको भी मीडिया के ऊपर ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है हमारे पास लोग वहाँ पे यास्मीन राशिद हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, हमारे पास और दूसरे लोग हैं प्रोविंस के अंदर जिनको कवरेज मिलती है, जो बोलते भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि इसके अंदर मज़ीद बेहतरी होने की गुंजाइश है। जी अदील आप प्लीज उसका माइक एक्सेप्ट करें प्लीज। जी अदील आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
जलसा नजर नहीं आ रहा। तो एक तो ये सवाल था, और दूसरा आपसे ये पूछना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि, और हर जगह उन्होंने बारी कहा कि जो साजिश थी इसका हमें बहुत पहले से इल्म हो चुका था, पिछले साल से। तो उसकी पिछले साल से अगर जुलाई या अगस्त जब से भी पता था, तो क्या मेजर्स लिए गए थे उसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये ना हो और बात यहाँ तक ना पहुंचे? तो ये दो सवाल है। अच्छा, कुछ हो रहा है ये तो प्राइम मिनिस्टर को आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 महीने पहले तो कुछ अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि उन्होंने उस वक्त हमें बोलना शुरू किया कि ये अगले 2-3 माह जो है वो बहुत क्रिटिकल है। फिर मुझे याद है जनवरी फरवरी के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली कहना शुरू कर दिया कि मार्च का महीना जो है वो बहुत क्रिटिकल है। तो जाहिर है उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर आ रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो तमाम डायमेंशंस हैं इस साजिश की, वो शायद उस वक्त उनको भी नहीं पता थी, और वो उसके कई डायमेंशन जो हैं वो बाद में खुल के सामने आए। तो ज़रूर उन्होंने कुछ एक्शंस लिए भी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पूरी जो उसकी 360 डिग्री पिक्चर है ना, वो खुलकर काफ़ी लेट सामने आई, वो पहले से इतनी क्लियर नहीं थी। जहाँ तक आपने सिंध के और बलूचिस्तान के जलसों का बोला, ये बड़ी इसके ऊपर डिबेट हुई, लेकिन आइडिया ये था कि इस वक्त जलसे वहाँ पे किए जाएं जहाँ से आपने ज़्यादा मोबिलाइजेशन करनी है। तो जाहिर है कोयटा से या कराची से या सक्खर से, ये इतना ज़्यादा दूर हैं इस्लामाबाद से, वो बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन यहाँ के लिए नहीं हो सकती। इस्लामाबाद के लिए लोग आएंगे ज़रूर, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं आएंगे। तो ज़्यादातर जलसे जो किए जा रहे हैं वो वहाँ पे किए जा रहे हैं जहाँ से बड़ी स्केल से मोबिलाइजेशन का एक्सपेक्टेशन है और जहाँ से तवक्को की जा रही है। पहली चीज़ जो आपने कही थी कराची से इलेक्शन लड़ने का, अच्छा मैं आपको बताऊँ, मेरा तो कोई सियासत में आने का कोई इरादा ही कोई नहीं था। खान साहब मेरे बोलते रहे बार बार, और खान साहब को ये पता है कि किसको कौन सी आपने चाबी इस्तेमाल करनी है इसका दरवाज़ा खोलने के लिए। तो जाहिर वो मुझे कोई ओहदे शोदे का तो कोई इंटरेस्ट कोई नहीं था, तो वो मुझे कहते थे असद द नेशन नीड्स यू नीड अ बिगर चैलेंज। अच्छा जी, मैं फाइनली में आ गया, अच्छा बताएं क्या करना है। तो मुझे पॉलिसी बनाने के काम के लिए लगाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कैंपेन भी आप मैनेज करें। अच्छा, बीच में उन्होंने ISF को, जो स्टूडेंट फेडरेशन है, उसको मुझे रिपोर्ट करा दिया, फिर यूथ विंग को रिपोर्ट करा दिया, मार्केटिंग टीम के साथ मैं शुरू से काम कर रहा था। सो इस किस्म के मैं काम करता, ना मैंने टिकट मांगा 2013 के इलेक्शन में, ना मुझे कोई टिकट दिया गया, मेरे तो कोई इरादा ही नहीं था इलेक्शन लड़ने का। सो इलेक्शन, अब वो इलेक्शन खत्म हो गया, अब खान साहब जो हैं वो लेटे हुए शौकत खानम में, इलेक्शन से 1 हफ्ता आगे की बात होगी, सडनली उनसे बात कर देते ऐसे, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, असद आई नीड यू इन दी असेंबली में। ये कितों आ गया, असेंबली से मेरा क्या ताल्लुक है? दैट वाज लिटरली माय रिएक्शन, मेरा असेंबली से क्या ताल्लुक है? और ये जाके इलेक्शन लड़ो इस्लामाबाद से 1000 मील दूर, और वो भी सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, नून की गवर्नमेंट बन चुकी है। मैं जब इस्लामाबाद आए, लोगों ने कहा कि लगता है खान साहब आपसे नाराज है। मैंने कहा क्यों? कहते लगता है कि वो कोशिश करें कि आपका सियासी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। बाय इलेक्शन में सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ घर से 1000 मील दूर आप कहाँ जीतेंगे? एनीवे, तो हमने इलेक्शन लड़ लिया, जीत गए। इमरान खान को वोट पड़ता है, हमारे हमें थोड़ी वोट पड़ता है, इमरान खान को वोट पड़ा, इलेक्शन जीत गए। उसके बाद 2018 के इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि असद तुमने जो है ना वो कराची से इलेक्शन लड़ा है। ये ठीक है, मेरा सारा घर उधर है, मेरी फैमिली उधर है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, तो तुम कराची से इलेक्शन लड़ो, पूरे शहर का इलेक्शन हो जाएगा। ये ठीक है। 6 महीने पहले इलेक्शन से मुझे सडनली कहते ये तुम कराची से क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? हमारी तो गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो तुम क्या कराची से बैठ के मिनिस्ट्री चलाओगे? आपने मुझे कहा उधर से जाके इलेक्शन लड़ो, तो उन्होंने इस्लामाबाद से लड़ा दिया। अब वो जिधर मर्जी से अगली दफा लड़ाना होगा लड़ा लेंगे इलेक्शन। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक सवाल समिया का माइक खुला, समिया अपना प्रश्न फिर मैं प्रश्न। Thank you so much for giving the mic. पहले तो सर थैंक यू सो congratulations, क्योंकि आपके 10 years कंप्लीट हो गए। मैंने लिंक्डइन पे देखा था PI के साथ, so congrats for that. Secondly, एक मेरा सवाल है जो मैं काफी टाइम से पूछने की कोशिश करी, पर सबके DMs में हजारों मैसेजेस आते हैं, शायद वो पहुंच नहीं पाता। जब से सीन क्रिएट हुआ है, we have been finding different things. उसमें एक चीज हमें ये भी पता चली थी कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं पंजाब साहब, उनकी जो ITI फैमिली रिलेशन बनता है
बाद में पता चला कि वो नेशनल असेंबली में होगी। फिर वी डू नॉट हैव द प्रूफ, यू मस्ट हैव अ प्रूफ। मेरा सवाल ये था कि जब इतना मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो अभी तक हमारा ये स्ट्रैटेजी क्यों नहीं रही कि पहले इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाया जाए या फिर ये डिमांड किया जाए कि हम चीफ जस्टिस को चेंज करें। आई डू नॉट नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली, बट मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि मेजर प्रॉब्लम जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट के अंदर इंटरफेरेंस से आई थी। ना वो उस आर्टिकल 5 वाली रूलिंग को खराब करते, ना वो इस तरह का डिसीजन आता, जितना कुछ अभी तक हुआ है जबरदस्ती वजीर आला बनाना सब कुछ वो उसी तरीके से आएगा वो सब चीजें। तो अगर सिर्फ वो चीज ओवरटर्न हो जाती कि चीफ जस्टिस का हर फैसला जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता तो ऑटोमेटिकली पूरी चीज रिवर्स हो जाती। सो व्हाई इज आवर बर्डन, आवर एम्फसिस नॉट ऑन दैट? मेरा ये एक सवाल है जो मुझे कब से मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहली बात तो ये है कि रिश्तेदारी से ज़रूरी नहीं कि आपके तमाम रवैये डिटर्मिन हों। इमरान खान के अपने फर्स्ट कज़न जो हैं वो उनके शदीद तरीन क्रिटिक्स में से एक हैं। मेरे भाई एक और सियासी पार्टी के अंदर है। सो पहली बात तो ये है, लेकिन इसके अंदर देयर वाज अ डिवाइडेड ओपिनियन। चीफ जस्टिस ने टू बी फेयर टू हिम बेंच पे ये कहा था कि बेंच के ऊपर किसी को एतराज़ है अगर किसी पार्टी को तो बता दे, और हमारे लॉयर्स ने नहीं किया था वो एतराज़। तो टू बी फेयर उसके अंदर जो प्रोसेस इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस ने उसके अंदर कोई खराबी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये काफी लोगों के हाथ खड़े हैं आपसे। जी जी बिल्कुल, मैं बस इनको ये इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि प्लीज वो जो हाथ खड़े हैं वो नीचे कर लें, वो उतर जाएंगे। और वैसे भी आप लोग सभी करते हैं आपका ये के सामने। अच्छा, मैंने क्विकली बस ये ट्राई किया है कि आप सबको बताने के लिए कि असद साहब ने कभी किसी इंटरव्यू के लिए इस तरह से नहीं किया। आज बड़ी तेजी से निकले, ये भी चेयरमैन के साथ मीटिंग में थे और बहुत ही तेजी से निकले ये, और मुझे याद नहीं था कि किस बेस है। दोपहर को पता था लेकिन शाम में इधर में नहीं था। तो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में इन्होंने जाना था जिसमें से इन्होंने एक्सक्यूज किया और ये कहा कि मेरी स्पेस है, मैंने वहाँ पर फौरन पहुँचना है। तो मैं सिर्फ आपको बताने जा रहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के असद साहब को यहाँ पर आए तो स्पेस के तमाम दोस्त इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताने के लिए आया था। मेरी तरफ से अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और पता चली कि आई थिंक चेयरमैन इमरान खान के बाद ये हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑडिट यूजर्स हैं इस वक्त। सो इट इज पीपल लव हिम एंड आई एम सो ग्लैड इज हियर। अच्छा, फयाज साहब आपको Asad bhai and Divan, my question is जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो जो namanzoo.com है वो तो हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इनमें डोनेट करें। सजेशन है कि अगर वाजिब मेरे साथ किया जाए and you know and a trip to the whole Europe and North America, South America में जाया जाए और यूरोप और उसके अलावा मिडिल ईस्ट में गैदरिंग करें पीटीआईज के इस जो है वेबसाइट पे डोनेट करें पीटीआई, बिकॉज वी हैव इलेक्शंस अहेड और जो जलसे हैं उसमें भी पैसों की जरूरत होती है। तो वी नीड दैट बैडली। अगर असद साहब इस पे गौर करें तो वी कैन डू दैट। आई मीन देयर एंड मैंने पहले भी शोर साहब के लिए किए हैं, पीटीआई के लिए किए हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और माय क्वेश्चन इज कि पीटीआई पेशावर जो है यहाँ पे क्यों पीटीआई के स्पेशली पेशावर के लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। पीटीआई ने पेशावर को पेशावर ने पीटीआई को 15 के में से 15 के दिए एंड एनी 5 जो है 5 के 5 एने दिए। और फिर भी अगर आप पूरा देखो कोई भी जो प्योरली पेशावर का है कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं है। पहलेदार या कह लो या जो भी कह लो, जो बड़े लोग हैं, कोई भी पेशावर का नहीं है। Therefore, somewhere else, like कोई साउथ का है तो कोई नॉर्थ का है, कोई I have nothing with different tribes, but why हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं ये लोग? Thank you. मैं आपका वो जो पॉइंट है फंड रेजिंग के लिए लॉन्ग मार्च से पहले तो कोई भी इस पर ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्शन कैंपेन के अंदर इंशाल्लाह ताला आपकी जो सजेशन है उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। पेशावर का मैं इतना
बहुत क्लोजली तो नहीं जानता, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि पीपल लाइक शाह फरमान, गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, वाज फ्रॉम पेशावर, तैमूर जगड़ा, एक नहीं 2 मिनिस्ट्रीज चला रहे थे, वो पेशावर के हैं। शेर अली अरबाब सीपेक की बहुत पावरफुल कमेटी है, उसको हेड करते हैं, वो पेशावर के हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो आई थॉट रिप्रेजेंटेशन है, बट आप बेहतर जानते हैं, तो हो सकता है कि इतनी ना रिप्रेजेंटेशन हो जितनी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट असमान, आप वर्ड फयाज माइक रिलीज कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम असद सर, थैंक यू जिब्रान फॉर द माइक। मेरे छोटे छोटे सवाल मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ। एक तो पार्टी पॉलिसी क्या है? लोग जो चले जाते हैं पार्टी को डिच करते हैं मुश्किल वक्त में, क्या हम अब मड स्लिंगिंग में पड़ जाएंगे और वी शुड अवॉइड देम? एक तो ये सवाल है कि क्या पॉलिसी क्या है ऑफिशियल पार्टी की इस सिलसिले में। दूसरी ये है कि परफॉर्मेंस रिव्यू इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, आजकल डिजिटल दौर है, सारा डेटा आता है, किसने कितनी सीट्स कहाँ से जीती, कितने वोट लिए, क्या हुआ। क्या आप परफॉर्मेंस रिव्यू भी करते हैं एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी का? आप सेक्रेटरी जनरल है, जाहिर है ये आपके पास आएगा और आगे इलेक्शन आने वाला है, तो परफॉर्मेंस रिव्यू तो काफी जरूरी है। और खासकर ये जो सूबाई सदर हो गए, नीचे जिलाई सदर हो गए, जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस डिटरमाइन करता है ना ये चीज कि कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोकल बॉडी में आए थे। और लास्ट एक पॉइंट है, एक लास्ट इसी को ऐड करता हूँ कि आप खुद एससी को अप्रोच क्यों नहीं करते इस फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ तो काला कोट पहनकर चला गया था। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है तो ये तो इशू हम रेस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू हियर दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। जो स्पीकर की रूलिंग थी, जिस रूलिंग को उसने ओवरटर्न किया, लेकिन उसने कहा कि मेरिट्स ऑफ द रूलिंग को हम देख ही नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट, वो यही तो थी। सुप्रीम कोर्ट तो हम गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखने से इनकार कर दिया। जहाँ तक आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात है, बिल्कुल करते हैं जी। इस वक्त मैं आपको बता दूं, लॉन्ग मार्च के लिए पूरा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम क्रिएट हुआ है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज मॉनिटर हो रही हैं, और हर एमपीए, हर एमएनए, हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की इस वक्त परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही है, जो पूरी रिपोर्ट इन दी एंड चेयरमैन के पास जाएगी, ताकि आगे के जो फैसले करने हैं उसके अंदर ये नजर आए कि जो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था उसमें लोगों की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी। जहाँ तक टिकट्स का ताल्लुक है, इसके 3 मुख्तलिफ काम हम करने के लिए जा रहे हैं। एक तो डिविजनल बोर्ड्स बन गए हैं जिन्होंने ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर रिव्यू करके अपनी रिकमेंडेशन देनी है प्रोविंशियल बोर्ड्स को, और वहाँ से फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास आएगा, जिसको इमरान खान खुद चेयर करते हैं, हम लोग सब उसके मेंबर हैं। और लेकिन जिस वक्त वो रिकमेंडेशन आएगी, एक ऑल्टरनेट व्यू उनके पास एनालिसिस, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस होकर रखा हुआ होगा जो हम सेंट्रल उससे कर रहे हैं, और उसके लिए पूरा इलेक्शन एनालिसिस सेल बन रहा है, जो तमाम वो डेटा और जो एनालिसिस है कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखेगा, ताकि उसकी लाइट के अंदर जो रिकमेंडेशन आई है प्रोविंस से, उस पर फैसला किया जा सके। और तीसरी चीज़, हमें सर्वेस करने हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड सर्वेस करके वहाँ से फीडबैक भी हमने लेनी है, वोटों की फीडबैक भी लेनी है। तो 3 चीज़ें मिला के फिर तो तीनों चीज़ें सामने होंगी चेयरमैन की व्हेन ही टेक्स डिसीजन ऑन द टिकट्स। जो लोग चले गए हैं उनके बारे में आपका क्या मतलब कि जो चले गए हैं उनको अगले इलेक्शन के अंदर आप सब ने सबक सिखाना है कि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने से पहले 100 दफा सोचे। थैंक यू। ये आपने बड़ा एनकरेजिंग से बात किया, काफी लोग खुश हो गए कि उनको फिर वापस लिया जाएगा और सबक सिखाना। अच्छा, एक काफी लोग हैं जो वैसे जो ब्लू टिक वाले अकाउंट्स होते हैं, वैसे हमारा गोल ये होता है कि कॉमन लोगों को दें, तो अभी तक सब यही हुआ है। तो लेकिन कल एक स्पेस में उन्होंने कहा कि यार आप ये तो डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं, हमारा ब्लू टिक है तो फिर हम अगर जो क्यों नहीं लेते, हम भी आपका तो ऐसा है। तो मैंने आपसे 1 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया था, तो अगर आप इजाजत दें तो 5-7 मिनट उसमें हम बढ़ा सकते हैं, ताकि उनके थोड़े क्वेश्चन अप्रूवल आगे जी कर लो वापस हो गया। अच्छा, अभी साहब आप नेक्स्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? So first of all, I have 3 quick questions. There have been recent talks about, people have been pointing out our institutions, especially Nani Hani, Maryam Nawaz,
necessity. So what is your stance on that? Secondly, FIA has requested Salim Ibrahim, I think they've called him, and a warning has been sent to overseas Pakistanis. So what do you say about that? Second question is, long march वाले जो force police और retainers को use किया जाएगा इस्लामाबाद में and all over Pakistan. So उसके लिए क्या किया जा रहा है? और तीसरा सवाल ये सब काफी ओल्ड हो गया. तीसरा just last. And I said, we have a white paper for reforms on justice system, police, and any changes in 18th Amendment. Inshallah, if Khansa comes back. अच्छा, ये जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, उसकी कैबिनेट अप्रूवल्स भी हो गई थी, सिविल रिफॉर्म पहले हो गई थी, क्रिमिनल रिफॉर्म्स अभी टुवर्ड्स द एंड हुई हैं, तो वो तो बहुत कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट मौजूद है कि जिसकी आप इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाना है. जहाँ तक आपने बात की थी ये इसकी कंटेनर्स वगैरह की, ये सब इलीगल होगा अगर ये करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर डिफाइंड है राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड राइट टू असेंबल, और सुप्रीम कोर्ट की बहुत पहले इस पर मल्टीपल जजमेंट्स आ चुकी हैं, तो इसको हम अग्रेसिवली इसको कंटेस्ट करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी होगा अगर इसके सिवा कोई काम करेंगे. आखिरी चीज़ जो आप पूछ रहे थे, मैंने आज सुबह इसको ट्वीट भी किया है कि मासूम बच्चे घर पे बैठ के जो ट्वीटें कर रहे हैं, उनके घरों पे तो छापे पड़ रहे हैं और वहाँ पे FIA पहुँच रही है और केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, और बड़े मजमे में लाइव टेलीविजन के ऊपर सर्विंग कोर कमांडर पाकिस्तान फौज का नाम लेके उसको अटैक किया जा रहा है, और आगे से कोई हमें चू चौराई कोई नहीं समझ में आ रही. तो ये कौन सा स्टैंडर्ड है? और ये इन सबको क्लियर हो जाना चाहिए. ये वो वाला ज़माना गुजर गया है कि आपने सेंसरशिप का ऑर्डर दिया, 6 आपके अखबार हैं, उनके मालिकान आपके कंट्रोल के अंदर हैं, टेलीविज़न चैनल के मालिकान को जो है आपने उसकी धमकी दी FBR के केसेस की, या आपने पैसा टिकाया और आपने कंट्रोल कर लिया. ये है अवाम, ये आपसे लेते कुछ नहीं है. ये जो है ना, इसलिए ये इनको अगर आप समझते हैं कि ऐसे डरा डरू के इनको रोक देंगे, आपने इनका गुस्से में इजाफा ही करना है. ये अपने लिए आप बहुत बड़ी तबाही कर रहे हैं ये काम करने के लिए. जितना आप ये काम करेंगे उतना इनका गुस्सा पड़ेगा, उतना आपका नुकसान ज्यादा होगा. पाकिस्तान के अवाम है, इनकी सुने बात सुने, इनके दिल की आवाज सुने, फिर आप ठीक फैसलों पर पहुंचेंगे. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पाकिस्तान के लिए ये अशद जरूरी है कि हमारी अवाम और हमारे इदारों के दरमियान एक ट्रस्ट का रिश्ता हो, एक भरोसे का रिश्ता हो, एक एहतराम का रिश्ता हो, और वो रहा है पाकिस्तान के अंदर. और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे उस रिश्ते के अंदर कोई खराबी है. कोई काम ऐसा नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए. तो मैं तो सिर्फ एडवाइस ही कर सकता हूँ, बाकी इन्होंने फैसले खुद करने हैं. लेकिन ये भूल जाए कि इनको दबा के इनकी आवाज़ बंद की जा सकती है, वो नहीं होने वाला है. सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर ये नहीं आप रोक सकते. इंशाल्लाह. But do we have any law related? क्या हमारे पास लॉ टीम है जो कि लॉयर्स की, जो कि let's say जो लोग उठाए जा रहे हैं? किया था ना यार, ये हमने किया था ना. ये तो बिल्कुल शुरू में जब स्टार्ट हुआ था, जब अरसलान का हुआ, तो उसी वक्त मैं था पिटिशनर. मेरी पिटिशन गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई, उसके बाद उन्होंने रोका, और उसके बाद से बहुत बेहतरी भी आई है. उसके बाद से बहुत कम हो गया. और जो केसेस अभी आते हैं, पूरी हमारी लीगल टीम है, और वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी लीगल टीम फैली हुई है. हायर कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर भी फाइट करते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमारी टीम मौजूद है. तो बिल्कुल हम इसको पूरी तरीके से हम फाइट करते हैं. स्टूडेंट लाइफ में आप लोग काफी एक्टिविस्ट थे और बड़ी मूवमेंट में हिस्सा लेते. जब हमने कोई जुलूस वगैरह करना या जलसा वगैरह नेक्स्ट डे, तो हम लोग एक दिन पहले जो है ना, वो मार्ग के इर्द गिर्द अपने दोस्तों के घरों में पहुंच जाते हैं. तो हमारी जो हार्ड कोर है, उससे मेरी गुजारिश है कि जो ही कॉल आए खान साहब की, तो जिन्होंने वहाँ रजिस्ट्री प्रोवाइड करनी या जिन्होंने हेल्प करनी है, वो पहले पहुंच जाए, भले वो लाहौर में हो, मुल्तान में हो, जहाँ भी हो. तो मैंने तो अपने दोस्तों को कहा कि आप फौरी तौर पे जाए, अपने रिश्तेदारों के पास पहले पहुंच जाए, ताकि ये ना हो कि जिस दिन कॉल वाले
नेक्स्ट ये तो एडवाइस है ना, क्वेश्चन नहीं। थैंक यू सर। मैक नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। असद भाई बहुत शुक्रिया स्पेस में आने का, लेकिन मज़ा आ रहा है आपकी बातें सुन के, बड़ी नाइट सी और मज़ेदार सी स्पेस चल रही है। मेरे को 3 या 2 छोटे छोटे सवाल हैं। पहला तो ये कि हम में से कुछ साथी जो हैं अपने में कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं, और ये आपकी तरफ से आपको ज़्यादा बेहतर है कि क्या हमें खान साहब के पीछे चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें खान साहब से आगे चलना, और उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। इसमें कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा जो ये मैं समझा नहीं क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, जरा सा एक्सप्लेन करें क्या है क्वेश्चन। अच्छा चलिए मैं मुख्तसर एक्सप्लेन इस तरह से कर देता हूँ कि हम में से कुछ लोग हैं कि जो बातें खान साहब ने नहीं की हैं उनको एज्यूम करके उस नैरेटिव को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की फौज जो है इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान को पाकिस्तान की फौज की जरूरत है, तो हमें उस नैरेटिव को स्टिक करना चाहिए, ना कि उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशंस अपनी निकाल के या ये कहना कि नहीं खान साहब ने ये बात उनका मतलब ये था, तो उसमें से खुद अपनी मर्जी का मतलब निकाल के उस चीज को कंफ्यूज करना, और फिर अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि शायद किसी स्टेज पे जाके वो पीटीआई के नैरेटिव को नुकसान दे सकता है। ये मेरी वैसे मतलब अपनी एक थॉट है, लेकिन मैं चाह रहा था इस पे आप जरा बात करें। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को कहते हैं कि नहीं हमें खान साहब से आगे चलना है, जबकि हम कहते हैं नहीं हमें खान साहब के साथ चलना है और खान साहब के साथ चलना है और खान साहब के पीछे चलना है। मतलब जो खान साहब कह रहे हैं हमें उसको फॉलो करना है, ना कि हम उन बातों को लेकर चले जो खान साहब ने नहीं की है। तो मैं इस पे आपसे कमेंट देखिए, मैं ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। अगर आप तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, अगर आप इमरान खान के फॉलोअर हैं, तो आपने उनकी बात सुननी है और जितनी वो बात कर रहे हैं आपने उतनी बात करनी है। आप अपनी इख्तरा निकाल के कोई और चीज़ के ना कि मेरे ख्याल में ही आया था तो इसलिए मैं समझा कि वो कह रहे, ये प्लीज़ ना करें। जो खान कह रहा है, जो उनकी खान साहब की बयानिया है, आप उसी बयानिए के ऊपर रहें, आप उससे आगे पीछे ना हिलें। अगर आप इमरान खान को मानते ही नहीं, आपका कोई और ही अपना कोई नजरिया है, तो फिर जाहिर है आप आज़ाद हैं, हम हर एक को तो नहीं बांध सकते। लेकिन अगर आप इमरान खान के फॉलोअर हैं, अगर आप तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, तो फिर आपके लिए मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आजकल के हालात के अंदर, इतने सेंसिटिव हालात के अंदर, कि आप गौर से सुने कि खान साहब क्या कह रहे हैं और उसी आप लाइन के ऊपर हैं। अच्छा असद भाई लास्ट है मेरा प्लीज एक और बहुत सारे लोग हैं और वैसे ये एक मैसेज आया हुआ था जबान यार प्लीज बहुत और है। अच्छा और मैं वैसे कह दूँ काफ़ी लोग टाइम में करें रात को माइक नहीं मिला, आप ये करें मतलब 55 लोगों में से किसको माइक कितना को दिया जा सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करते हैं। और आपने देखा होगा सारे नए स्पीकर्स हैं आज और काफ़ी लोग, मुझे पता भी है कि बहुत अच्छे सवाल पूछ सकते हैं लेकिन उनको माइक नहीं मिल रहा, तो मेरी माई अपॉलॉजीज, क्योंकि काफ़ी नए लोगों को चांस देना था। और अदील मूसा को फिर ऐड कर दें, उसके बाद वो है हैशटैग पे जो क्वेश्चन हैं वो है मूसा एंड बिल्ड। प्लीज़ मुझे तो मेरा वो रिक्वेस्ट वाला मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे मूसा दिख नहीं रही, किसी भी तरह मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, फिर कुछ और ट्राई करते हैं। अहमद आप फिर असद सर मैंने सिर्फ थोड़ा सा सवाल पूछना था कि जैसे पंजाब सबसे स्ट्रॉन्ग सूबा है, सबसे ज्यादा सीट्स भी वहाँ पे हैं, ये लोग माफिया हैं, तो क्या हम भी ऐसे माफिया तरीके से उनका मुकाबला नहीं कर सकते कि वहाँ के इलाके के फर्स्ट करें साहिवाल का कोई कैंडिडेट हो और वो वहाँ का जो सीपीओ या डीपीओ या जो कुछ भी ऑफिस अफसरान है उनको थोड़ी सी धमकी लगाता रहे समथिंग को इस तरह से, यानी मैं सोच रहा था कि हम उनका जवाब उसी तरह से दें जैसे वो उनको डरा के पहले से रखते हैं। अच्छा देखिए, ये सब किए बगैर जो है इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुका है। ये पहले भी हमें यही बोलते थे, मैंने जैसे ज्वाइन किया तो लोग मुझे बोलते थे कि तुम असगर खान की पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं कहते नहीं है, मैं तो इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर रही, एक ही बात है। वो उसने कभी इक़्तिदार में तो आना नहीं सर, आप सियासत में इसलिए हैं क्योंकि आप जो हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में उससे इत्तेफाक नहीं करते। अगर आपने वही करना है जो पाकिस्तान की सियासत में होता रहा है तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है, फिर उन्हीं को करने दें। वो दो नंबरी काम कभी भी आप उतने अच्छे नहीं कर सकते जितने वो करते हैं, उसमें हम मुकाबला ही नहीं कर सकते उनका। तो बिल्कुल हमने मुख्तलिफ सियासत करके करनी है, आज तगड़े रहना है, ये कमज़ोरी नहीं दिखानी।
लेकिन कानून के अंदर रहते भी आप तगड़े हो सकते हैं, आपको गलत काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया असद। कोई क्वेश्चन आप? जी असद फैजी से असद उमर भाई, एक कमेंट है और एक क्वेश्चन है। कमेंट तो वो आई सेकंड कि आपको कराची से इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये क्या बात है? आपको बात को ये जवान कराची ने किया, जाके आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ ली इस्लामाबाद से, और अब आपको हमने लोन किया था थोड़े दिनों के लिए इस्लामाबाद, अब आप मदरशिप में वापस आ गए और इस इलेक्शन को आपको कराची से लड़ना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि जो पाकिस्तान में लोकल जो फंड रेजिंग हो रही है, जरा उसके मुताबिक बताएं, वो कहाँ तक पहुंची और क्या उसका स्टेटस है, और हाउ डू वी प्रमोट इट, हाउ आर वी प्रमोट इट? देखिए पाकिस्तान के अंदर जो क्राउड सोर्स फंड रेजिंग है ना, उसके भी फाइनल स्टेजेस के अंदर हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं हम चीज़ों को। उसके बावजूद हुई है फंड रेजिंग, पीपल हैव डोनेटेड, लेकिन एक ज़्यादा आसान तरीके से, सहज तरीके से, जिससे लोग आसानी के साथ जो है डोनेशन कर सकें, वो तकरीबन फाइनल स्टेजेस के अंदर है, वो हो जाएगा। उसके अलावा जो फंड रेजिंग होती है पाकिस्तान में वो इंडिविजुअल बेस्ड होती है और लोग आके डोनेशंस देते हैं। सो वो काम भी चल रहा है, लेकिन ये जैसे ही मेरे ख्याल में अगला कोई अभी इस वक्त लॉन्ग मार्च की वजह से बहुत ज़्यादा फोकस हो गए उसके ऊपर, जैसे ही उससे निकलते हैं ना तो मे भी 1 महीने का काम बाकी है इंशाल्लाह ताला। जिस तरीके से ओवरसीज़ का हो गया एक सिस्टम सेटअप, इसी तरीके से डोमेस्टिक का भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मूसा आप वापस आ गए, प्लीज कोई हैशटैग से क्वेश्चन पूछें। जी सर, ये बहुत मेन सवाल जो आ रहे हैं पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि टिकट्स वगैरह देखिए, थोड़ा सा आपने उसको टच किया है, लेकिन खान साहब ने कहा कि हम देखेंगे कि नजरिया क्या है लोगों का, लेकिन क्या हम सिर्फ नजरिया उस पर चल सकते हैं पार्टी करंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ? जलसे और मोबिलाइजेशन तो नैरेटिव तो बहुत अच्छा बना रहे थे, लेकिन ये नेक्स्ट वेरी प्लेटफॉर्म है, उसको कैसे? अच्छा, पार्टी तंजीम एक अलग चीज़ है और इलेक्शन के लड़ने की तैयारी एक स्लाइटली डिफरेंट चीज़ है। हमने तो हमारी जिस वक्त चेंज की गई थी तो वो सारा मैंडेट ये था पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर करना था, लेकिन वो नया जब आया, हम लोग सब आए तो उसके 6 हफ्ते के बाद तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, और उससे पहले भी हमें लग रहा था कि ये आगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो हम तो उसी इमरजेंसी मोड के अंदर चल रहे हैं उस वक्त से। तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिस तरीके से टाइम लगाना चाहिए वो अभी भी नहीं लग रहा है, ये हकीकत है। जो इलेक्शन लड़ने का है, हम उससे बहुत बेहतर हो गए हैं। आज से 10 साल पहले जो सूरत हाल थी उससे बहुत बेहतर हो गए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ना सीख गई है, बहुत बेहतर सीख गई है। 2018 का इलेक्शन जो है वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ा। सिर्फ उन्होंने नहीं, जो हमारे पास ट्रेडिशनल लोग थे, जो पुराने सियासतदान थे, लेकिन जो नए तरीके इंसाफ के प्रोड्यूस किए हुए लोग जो हैं, सदाकत अब्बासी, इधर आमिर कियानी, राजा खुर्रम, अली अवान, मैं सिर्फ आसपास के सीटों की बात कर रहा हूँ हमारे, ये तमाम लोग भी जो हैं वो बड़े एक ऑर्गेनाइज तरीके से इलेक्शन लड़े और बड़ी साइंस थी उसके पीछे। कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट सिस्टम CMS का पूरा एक सिस्टम बनाया गया था। और इस दफ़ा जो है वो इंशाल्लाह उससे भी बेहतर होगा। सो इलेक्शन लड़ना तरीके इंसाफ को अब आ गया।
दूसरा मेरा सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो जलसे कर रही है, मुझे पर्सनली समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों कर रही है। हम अगर पीटीआई कर रही है तो वो इसलिए कर रही है कि हुकूमत चली गई, तो ये क्यों कर रही है? और दूसरा ये कि मीर जाफर का नाम अगर बताएंगे तो फिर आप लोगों में और उनमें फर्क नहीं रह जाएगा, फिर तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इसका कुछ ही जवाब है। मीर जाफर वाला तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। दूसरा जो दूसरी आपने जो बात की थी रशिया और सीपेक की, सीपेक आपको पता है कि हमारी हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत के अंदर बेतहाशा वुसअत आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़ शुरू हमारे वक्त में हुआ, सारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो हमारे वक्त में आकर बने ज़राअत को सीपेक में हमारे वक्त में शामिल किया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया। इनमें से कोई भी चीज़ जो है सीपेक का हिस्सा नहीं थी। तो वो एक बहुत वुसअत की तरफ जा रहा है और उम्मीद है जो पाकिस्तान और चाइना की रिश्ता है वो सच्ची बात यह है कि वो हुकूमतों पर डिपेंडेंट नहीं होता। पाकिस्तान और चाइना का रिश्ता जो है वो निस सदी से चल रहा है और हुकूमतें आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान का और चाइना का रिश्ता रहता है और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि वो ऐसे ही चलेगा। बैरूनी दबाव को हम बर्दाश्त कर सकेंगे। रशिया के ऊपर तो बिल्कुल बराह रास्त आपको पता है कि प्रेशर है, बहुत बड़ी हमारे पास इंसेंटिव था। हमारी सबसे बड़ी जो इंपोर्ट होती है वो एनर्जी प्रोडक्ट्स की होती है, ऑयल एंड गैस की होती है और उसके अंदर बड़े डिस्काउंट मिलने की हमें उम्मीद थी, इसीलिए रशिया के साथ ये बातचीत शुरू हुई थी। पुतिन के साथ जब इमरान खान साहब की मीटिंग हुई थी मॉस्को में, हम लोग जब वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ पर ये पहली दफ़ा बात हुई और उसके बाद जो डिप्टी प्रीमियर हैं उनके साथ हमारी तफसीली मीटिंग हुई थी, तो ये बातचीत शुरू हो चुकी थी और वो बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए फ़ायदे की चीज़ है और वो उसको पूरा करना, उसको परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। होगा या नहीं अभी हमें ये नज़र आ जाएगा। बीच में आपने दूसरा सेकंड क्वेश्चन जो था, फर्स्ट और थर्ड मैंने आंसर कर दिया, सेकंड आपने क्या पूछा था? मरियम नवाज इसलिए जलसे कर रही है शफा कि उनका चाचा बन गया वजीर आजम, उनका कजन बन गया है चीफ मिनिस्टर पंजाब, वोट बैंक सारा नवाज शरीफ का है, ये बाहर बैठे में वो बैठे में इक़्तिदार के अंदर। तो ये जो करंट सेटअप है ये तो किसी सूरत में मरियम के इंटरेस्ट का सेटअप नहीं है। और आपने देख लिया, आपको पता है इसाक डार साहब कितने करीब हैं नवाज शरीफ के, आपने बयान देख लिया। इसाक डार साहब कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ। सो इलेक्शन की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, सबको नजर आ रहा है, मरियम को भी नजर आ रहा है। बड़ी हम तो वेलकम करते हैं कि उन्होंने जलसे करने शुरू किए, इलेक्शन की तैयारी करें। उसका एक और फायदा हमें ये हो रहा है कि जब एक ही दिन जलसा होता है इमरान खान का और मुस्लिम लीग नून का, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, नजर आ जाता है कौम किधर खड़ी हुई है, कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, वैसे एक बात है, एक बार मरियम ने अटैक किया अपने चाचा को जो पॉलिश करते हैं और बहुत जोर से करते हैं। आपने देखा कितने उसने कितने अब मजे ले लेके सुनाया कि उनको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, उनको बूट पॉलिशिया बोलते हैं। अच्छा, लेकिन फिर बदला भी तो लिया आपने। हाँ, शहबाज शरीफ ने बदला ले लिया। उसने कहा अमीर लोग जो है ना बाहर चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। सही है, चले इंटरेस्टिंग माहौल बना हुआ है। लेकिन ये मुझे बताया थोड़ा सा मैं मूड चेंज करता हूँ। आपने कराची से में जिक्र किया था अपने बच्चों का कि हम ये कहते थे कि पाकिस्तान में आके रहना चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं, हज़ारों में लोग हैं और आगे भी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे इसकी, तो ये ज़रूर बताइए, हम सबके तो दिल टूटे थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। ये आपको कैसा लगा था जिस दिन फैसला आया था? पहले इसका जवाब कि क्या फीलिंग्स थी और फिर संडे को क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या हुआ? अच्छा, पहली बात तो ये जो दिल टूटे हुए बाहर सारे पाकिस्तान के बाहर हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनका जितना दिल के करीब होता है पाकिस्तान, शायद हम पाकिस्तान में जब रह रहे होते हैं, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुका हूँ, मैं एक्सन मोबिल के साथ नॉर्थ अमेरिका में काम कर चुका हूँ, तो मुझे वो फीलिंग का एहसास है। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। तो अगर आपके वाकई में पाकिस्तान की खिदमत करने का बहुत जज्बा है ना, तो उसके लिए फिर पाकिस्तान आना पड़ता है। अल्टीमेटली पैसा वैसा बना लें, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली पाकिस्तान आना पड़ेगा। मेरी फीलिंग क्या थी? मेरी फीलिंग सिर्फ उसकी बात नहीं है, ये फैसले की बात नहीं है, सिर्फ फैसला तो एक चीज़ है। जिस तरीके से पाकिस्तान की लेजिस्लेटर्स, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के कानून बनाते हैं, ये वो हैं वो कानून, ये वो लेजिस्लेटर जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर रही है, और जिस तरीके से खुले आम
ज़मीर पिक रहे हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो जिस्म बेचता है उसको सज़ा दी जाती है, और जो मुल्क को बेच रहा है अपना ज़मीर बेच कर, वो जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। और सो हमारी 63A के जो पिटिशन गई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसका अभी तक फैसला नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि ये फैसला जो आएगा वो इस बात को एक दफ़ा के लिए सेटल कर देगा कि अगर आपने ये काम किया तो फिर आप सियासत से हमेशा हमेशा के लिए फारिग। वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद बैरूनी मुदाखलत, और जिस तरीके से आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने कराची के जलसे में भी कहा था कि एक 7 समुंदर पार से आवाज़ उठती है और उसकी गूंज हमें पाकिस्तान में सुनाई देती है, और उसके बाद रातों रात ज़मीर बिकने शुरू हो जाते हैं, इत्तेहाद टूटने शुरू हो जाते हैं, वफादारियाँ तब्दील होनी शुरू हो जाती हैं, हुकूमतें गिरनी शुरू हो जाती हैं। ये 22 करोड़ का न्यूक्लियर मुल्क ऐसा होता है जो अपने आज़ादी के लिए खड़ा ना हो सके, जो एक प्रेशर ना ले सके। सो इंतहाई तकलीफ की बात है, इंतहाई तकलीफ की बात है। और ये वो मुल्क है, याद रखें, ये मुल्क हमें ऐसे बैठे बैठाए नहीं मिल गया था, लाखों लोगों ने अपनी जान दी थी फिर ये मुल्क बना था। और जैसे मैं उस दिन काशिफ के प्रोग्राम में भी कह रहा था, मुझे ज़्यादा शिद्दत से एहसास इसलिए होता है, हम 3 नस्ल से फौजी ख़ानदान है, 65 हो, 71 हो, सियाचिन हो, कारगिल हो, दहशतगर्दी की जंग हो, तो मेरे वालिद, मेरे भाई, मेरे बहनोई, भतीजे, इन सब लोगों ने अपनी जान इस मुल्क के दिफा के लिए दाव में लगाई है यार। तो इस मुल्क के लिए अगर इस सब करने के बाद, ये तमाम कुर्बानियों के बाद आप एक आज़ाद मुल्क ही ना हो और आपके फैसले जो है वो कहीं और हो रहे हो, तो इससे तो तकलीफ की बात क्या हो सकती है। तो तकलीफ तो बेतहाशा थी, लेकिन जैसे मैंने उसके जलसे में कहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान की कौम खड़ी हुई है ना, दिल खुश हो गया। अब नतीजा इंशाल्लाह ताला आएगा, पाकिस्तान की कौम के हक में ही आएगा, लेकिन जितना हो गया है, जिस तरीके से कौम खड़ी हो गई है, उसी से मेरी मुस्तकबिल के बारे में और भी ज़्यादा मैं पूरी उम्मीद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो कोई क्वेश्चंस अभी है और फिर हम लोग इसकी तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मसूद उमर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। कैन यू हियर मी? जी जी। सर, आप इमरान खान के बाद हमारे खानदान में सबसे ज़्यादा एडमायर आप ही को किया जाता है, आपकी डिसेंसी और ग्रेस की वजह से। So just wanted to tell to you, or today I had a quick question. I was watching his Hardra's interview in which he was saying that petrol prices will hike up to, I guess, approx 245 per liter because IMF ने कहा है कि you cannot give subsidies to your citizens as they are targeted, not generalized. और जो ये IMF का प्लान है, this is succeeded, उन्होंने सक्सीड जो किया है वो पीछे आएगा। तो I just wanted to ask कि इंशाल्लाह ताला जब आप लोग हुकूमत पे वापस आएंगे, तो आपके पास कोई सर्टेन प्लान्स हैं, स्ट्रक्चरली हर कोई फ्रेमवर्क ऐसा है जिससे आप आवाम को रिलीफ दे सकें, क्योंकि पिछले महीनों में भी आपने पेट्रोल की प्राइसेस को फ्रीज कर दिया था और इन्होंने आते ही एकदम बढ़ा दिया। सो जस्ट वांटेड टू आस्क यू, थैंक यू। जी बिल्कुल, यही तो हम बात करते हैं कि अगर मुल्क है 22 करोड़ का, तो उसको अपने फैसले करने के लिए तो आज़ाद होना चाहिए ना। लेकिन आज़ाद होने का, फैसले करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो गैर जिम्मेदाराना फैसले करें। जो वज़ीर आज़म ने फैसला किया था कि कीमत नहीं बढ़ानी, तो उसके लिए बहुत काम किया गया, मेहनत की गई, आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ से अखराजात को बचाया जाएगा, जिससे फाइनेंस किया जाएगा इस फैसले को। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला था, लेकिन उसके बावजूद अवाम को एक बहुत बड़ी रिलीफ देने में कामयाब हुए। और ये तो बेतहाशा तकरीरें कर चुके हैं, इनकी तो तकरीरें सब रिकॉर्ड पे हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, और 137 में उन्होंने कहा था, अभी तो 150 के पहले पहुंचा हुआ है, 1 रुपया बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुफ्ता इस्माइल, हम आपको देख रहे हैं, हम देख लेंगे आपको कि अगर आप 1 रुपया बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, और अगर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सारा पाकिस्तान आपको याद दिलाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अली फिर आप लास्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम। First of all, sir, it's a great honor to talk to you. You are one of my favorite persons, and not just because of politics, because I'm a management student as well. So मेरे 2 questions हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो माशी मुस्तकबिल के हवाले से जो भी हालात चल रहे हैं, इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, हमने इस क्राइसिस से कैसे निकलना है।
और दूसरा सवाल एज ए सीनियर पार्टी लीडर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत है, इस हवाले से पीटीआई की आगे क्या तैयारी है? क्योंकि मेरा एक अपना एनालिसिस आई वुड बी रॉन्ग कि सूबे के बहुत सारे मसाइल की वजह जो है वो ये है कि यहाँ पे कोई मजबूत सूबाई हुकूमत नहीं है, कॉलिशन गवर्नमेंट है और गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से आप मसाइल हल नहीं कर सकते जिनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। शायद इसके ऊपर कुछ बात कीजिए। थैंक यू जी, आपने बलूचिस्तान की जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त बात की है और ये बहुत ज़रूरी है बलूचिस्तान के लिए भी कि एक ऐसी लीडरशिप मिले जो लीडरशिप सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए काम भी कर सकें, सलाहियत भी हो। और जैसे मैं कराची में कहा करता था कि अगर सीट ऑन द टेबल हो फैसला साजी की इस्लामाबाद के अंदर, तो ज़ाहिर है फिर काम कराने में आसानी भी होती है, जो हमने देखा क्योंकि कराची को ओन करता था तहरीक इंसाफ और वहाँ सीटें लेके आए थे, तो जिस तरीके से काम किया गया। बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इस वक्त हमें सीट्स इंक्रीज़ करने का बलूचिस्तान के अंदर है। वहाँ पर पश्तून इलाकों के अंदर तो आपको पता है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो या वो कराची में पश्तून हो या इस्लामाबाद के पश्तून हो, तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर पीटीआई को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। लेकिन बलोच इलाके के अंदर बेतहाशा हमने काम किया। मैंने खुद ज़ाती तौर पे बेतहाशा मेहनत की। हम पंजगूर गए, तुर्बत गए, अवरान गए, गवादर गए, ग्राउंड पे जाके हमने लोगों की ज़रूरत देख के बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती पैकेज बनाया। तो अगर हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर अगला इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक लोगों को टिकट देंगे, तो इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी बड़े कवि इम्कान। Last question, Ali. Ali man. Okay, शायद आवाज़ ही आ गई। मूसा, आपको क्लोजिंग की तरफ जा चुके हैं और ये सवाल पूछने जब सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या कहते हैं हर इलेक्शन में ये लोग दाखिले करते हैं, इसके लिए कोई आपने टीम वगैरह बनाई हुई है कि दाखिले को रोका जा सके? थैंक यू। ये जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, इलेक्शन लड़ना तरीके इंसाफ को आ गया है, बहुत बेहतर आ गया है पहले से। सो ग्राउंड के ऊपर किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है वो 2018 में भी हमने देखा था और इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन में 2022 के इलेक्शन में उससे भी बेहतर देखा था। बहुत शुक्रिया। मूसा जी सर, ये लोगों का कंसर्न है कि आपने अभी इकोनॉमी के भी बहुत से सवाल पूछते हैं, तो हमारा ज़्यादा फोकस इलेक्शन पे इस टाइम और गवर्नमेंट को कोई खास ऑपोजिशन नहीं मिल रही इकोनॉमी मामला कर रहे हैं पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट बाय ज़्यादा इस तरह, तो उनको हमने ये क्यों खुला छोड़ा हुआ है? नंबर 2 कि इंटीरियर से हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी जरदारी खानदान से जान छुड़वाने के लिए लोगों की, और क्या लॉन्ग मार्च हम फॉर इलेक्शन फोर्स कर सकते हैं और इसके बाद की क्या स्ट्रेटजी होगी अगर ये काम कर सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो इकोनॉमी पे कहाँ छोड़ा हुआ है यार, मत मारी हमने उनकी, लेकिन वो कोई फैसला करे तो उसके खिलाफ बात करोगे ना। वो तो पैरालिसिस हुआ है वहाँ पे, तो फैसला ही कोई नहीं हो रहा, वो गोल गोल घूम रहे बेचारे, फैसला ही नहीं कोई कर पा रहे और अपने ही वजन के नीचे वो दबते चले जा रहे हैं। ये किसी दिन ड्राम करके गिरने वाली है हुकूमत, हम कुछ भी ना करें तो उन्होंने गिर जाना है। इलेक्शन हो सकेंगे और उसी के अंदर जवाब है मेरे ख्याल में, तो बिल्कुल इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान की अवाम ने फैसला कर दिया है कि इस बैरूनी मुदाखलत की बुनियाद पर बनी हुई हुकूमत को नामंजूर कर दिया है, आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए, ट्वीटें कर करके इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए। तो पाकिस्तानी कौम ने ये फैसला कर दिया, जो कौम फैसला करते हैं ना तो वक्त की बात होती है, दो हफ्ते इधर ये 2 हफ्ते इधर, ये हुकूमत जो है ये तो चलने नहीं वाली। वो इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी जो है उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। आपको पता है, आप तो बैठे हुए उन सेशंस के अंदर, आपको पता है कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है फ्रेमवर्क, उसके ऊपर हमने कितना काम किया और उसकी अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर ने की, और वो 3 ईयर रोलिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो हमने इस दफ़ा अप्रूव कराई थी प्लानिंग कमीशन में बना के, और उसके इंटरनेशनल लिंकेजेस मैंने पहले बोल दिया। तो हम तैयार हैं। ये दूसरा साल होना था, अब तो इन्होंने पता नहीं बेड़ा गर्क कर दिया, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज ये पता नहीं किधर खत्म होंगे, वरना आपको पता है कि सारी प्रेडिक्शंस ये थी कि ये भी 5% से ऊपर ग्रोथ आनी है, और हमने तो आगे 6% और 7% ग्रोथ की तरफ जाना है। इंशाल्लाह ताला इकोनॉमिक फ्यूचर आपका बहुत पॉजिटिव है।
इंटीरियर सिंध के ऊपर आपने ये देखा था 2 महीने पहले जो मार्च की थी, शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी ने लीड किया उसको, मैं भी उसके अंदर 1-2 हिस्सों के अंदर गया था। बड़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिली थी, हर जगह में सिंध के अंदर हमें रिस्पांस मिल रहा था। फिर वही है, ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छे कैंडिडेट खड़े करेंगे और जिस तरीके का मैं शहरी सिंध के अंदर इस दफ़ा स्वीप देख रहा हूँ पीटीआई का, इंशाअल्लाह ताला सिंध के अंदर भी अगली हुकूमत पीटीआई की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस क्लोजिंग से पहले छोटा सा सवाल पूछ लूँ, मेरे ख्याल लोगों को इसका होगा आपने जहांगीर तरीन और अली खान इन दो अफराद के साथ खुसूसी बहुत काम किए हैं और उन्होंने खुद भी पीटीआई के लिए बहुत काम किया है। क्या आपको एक तवक्कुह थी कि जो हुआ है अब ये होगा, या आपको भी बहुत शॉक लगा और आपके लिए डिसअपॉइंटिंग था? देखिए, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल मैंने दोनों के साथ काम किया हुआ है, बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। दोनों ने बहुत मेहनत की हुई है पार्टी के लिए। जहांगीर का तो मैं जिस दिन जहांगीर की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी और उस दिन मैं और खान साहब हम साथ बैठे टीवी देख रहे थे कराची में, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ आई और वहाँ से फिर हम फ्लाई करके कराची से इस्लामाबाद साथ आए थे। एयरपोर्ट से सीधे हम जहांगीर के घर गए और उनसे मुलाकात की थी। उस दिन भी मैंने ट्वीट की थी कि जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद इस अरसे के अंदर जहांगीर तरीन से ज़्यादा किसी की कंट्रीब्यूशन नहीं है और मैं आज भी वहीं पे खड़ा हूँ। तो उसमें कोई शक नहीं है उनकी कंट्रीब्यूशन की। आपने इमरान खान की सुन लिया, उनका नुक्ता नज़र, वो कह रहे हैं कि मैंने सारी सियासत ये की है कि इंसाफ होगा और तमाम लोगों को बराबरी की बुनियाद पर देखा जाएगा। तो मैं ये नहीं कर सकता कि जो मेरे करीब है या मेरा दोस्त है उसके लिए कोई दूसरा उसूल मुरतब कर दूँ। अली खान को, जहांगीर तरीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ख्याल में उनको फेयर ट्रीट नहीं किया गया। यहाँ तक तो मुझे समझ में आती है, हो जाता है लोगों के अंदर, हो सकता है कि दोनों के नुक्ते नज़र के अंदर वज़न हो, लेकिन जो जहांगीर के साथ, अलीम खान के साथ मैंने काम किया हुआ है, जो उनकी पोजीशन थी शरीफ ख़ानदान के बारे में, जो उनकी मुस्लिम लीग नून के बारे में पोजीशन थी, तो उनके साथ बनता ना जहांगीर तरीन का बनता है ना अलीम खान का बनता है। बाकी उनकी नाराज़गी जो है हमने कोशिश भी की है, इनको पता है अलीम खान के साथ आखिर वक्त तक अलीम को पता है कि हमने कोशिश की है कि नाराज़गी का अजाला किया जा सके। तो नाराज़गी तो फिर भी दोस्तों की समझ में आती है, लेकिन शरीफों के साथ बैठना बनता है। अच्छा, इसी आपके जवाब पे ना थोड़ा मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने भी तो जब फाइनेंस मिनिस्ट्री जब आप जा रहे थे फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो आपने तो बहुत ग्रेसफुली उसको किया था, तो उसके बारे में बोलना प्लीज एक कमेंट उनसे यार भाई देखो बहुत सादा सी बात है। मैं आपको पहले क्या बताया था, मैं कोई सियासत तो करने आया नहीं था, मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं कोई पोजीशन के अंदर। और जिस दिन ये रेजिग्नेशन हुई ना मेरी खान साहब के साथ मीटिंग में, तो मैंने उनको याद दिलाया। मैंने कहा आपको याद है कि हम आखिरी दिन बैठे थे जिस दिन मैंने फाइनली हाँ कहा, महीनों चलता रहा, वैसा तो सालों से कर रहे थे लेकिन महीनों तो बड़ा एक्टिवली ये फॉलो अप होता रहा। तो आखिरी मीटिंग में जहांगीर तरीन थे वहाँ पे, खान साहब की बहन अलीमा खान उनके घर मीटिंग हो रही थी। तो जब मैंने फाइनली हाँ कहा ना, मैंने कहा खान साहब एक चीज़ का ख्याल रखना, मैं ये आपके लिए नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। कहा हाँ इसीलिए तो मुझे चाहिए। मैंने कहा लेकिन इसका मतलब समझ लें कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है मुझे देने के लिए जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट हो। जब मुझे लगेगा ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो मैं आपके साथ हूँ, आप कोई चीज़ करेंगे जो आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने उनको उस दिन याद दिलाया कि मैंने आपको उस दिन कहा था आपके पास कोई चीज़ नहीं है मुझे देने के लिए जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मिनिस्ट्री के अंदर, तो तुम कर क्या रहे हो, तुम मेरे राइट हैंड मैन हो। मैंने कहा ये क्या बात है, मैं राइट हैंड मैन नहीं होगा अगर मेरे पास मिनिस्ट्री नहीं होगी। तो भाई जब मुझे कोई उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, और मैं वापस भी कैबिनेट में इसलिए गया कि 3-4 दफ़ा खान साहब ने फिर बार बार बोला, मुझे दूसरे लोगों ने बोला, और मैं भी चले इस पर भी बता दूं, मैं लोगों दोस्तों में बता चुका हूँ, मैं आपको पब्लिकली बता देता हूँ कि एक दिन मेरे पास सुबह के वक्त पैगाम आया, मैं लाहौर में था मुझे अभी तक याद है, सुबह सुबह खान साहब का एक पैगाम आया, कुछ चीज़ तो नहीं किसी चीज़ की शिकायत करते, मेरी उनकी बातचीत शुरू हुई। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसे लगता है कि आप समझ रहे हैं आप अकेले हैं। उन्होंने कहा मैं अकेला हूँ।
जब उन्होंने ये बोला ना, वो वक्त था कि मैंने करने अब जो है ना, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, अब मुझे कैबिनेट के अंदर जाना पड़ेगा। और फिर मैंने कैबिनेट दोबारा ज्वाइन की। तो मैं इमरान खान के लिए भी नहीं करता यार, तो इसलिए क्योंकि मैं उनके लिए नहीं करता तो मेरा उनके ऊपर कोई एहसान ही नहीं है, तो मैं उनसे क्या मांगू। मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन कमरे में आने से बाहर निकलने से पहले मैंने कहा, यू हैव बीन एक्सट्रीमली नाइस टू मी। मैं आपको बताऊं, उनके बारे में रेपुटेशन है, केयरिंग नहीं है वो। मुझे तो बीमारी होती है, रोज मुझे मैसेज आता है उनका, अब तबीयत कैसी, अब तबीयत कैसी। मुझे अभी तक याद है, मुझे प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे फैसल सुल्तान की कॉल आई। उस वक्त ये हुकूमत नहीं थी, हम अपोजिशन में थे, शौकत खानम से मेरे पास फैसल सुल्तान की कॉल आई और मुझे कहते हैं, ओ यार तुम्हें पता है तुम्हारे चेयरमैन को अपनी सेहत से ज्यादा तुम्हारी सेहत की फिक्र है, वो बोल रहे हैं ऐसा जो है वो ठीक डॉक्टर को नहीं दिखा रहा, तुम उसके लिए डॉक्टर अरेंज करो। तो मैंने फलाने डॉक्टर से बात कर ली है और खुदा के वास्ते उसको जाके दिखा रहा हूं। सो पर्सनल लेवल के ऊपर ही इज बीन सो गुड टू मी, बट मच मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए करेगा, जिस सिंसेरिटी से करेगा, जिस खुलूस के साथ, जिस मेहनत के साथ करेगा, उस पे 101% इमरान खान पूरा, इसलिए मैं इमरान खान के साथ हूं। तो मेरा साथ होना, ये ना होने का मिनिस्ट्री से ताल्लुक कोई नहीं है। अगर कोई ताल्लुक होता तो शायद मैं नाराज हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वैसे एक सीक्रेट बता दिया कि जब भी खान साहब को किसी की भी जरूरत है, बस उन्होंने ये कहना है कि बस मैं अकेला हूँ और मिनिस्टर्स ये अभी नहीं, ये बहुत सही तुमने बात, ये तुमने बड़ी जबरदस्त बात की। तो मैं कुछ 150 लोगों से ये बात सुन चुका हूँ कि उस दिन रात को जो खान ने वो जुमला बोला ना कि अच्छा फिर कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ हो, उस जुमले ने जो लोगों के दिल को लगाया ना, ये तो बिल्कुल सही बात। हाँ, बिकॉज वो देखते हैं कि ये सिर्फ कर क्यों रहा है यार, ये कर मुल्क के लिए रहा है, वो अपने लिए तो कोई नहीं करा, उसने तो कोई बिजनेस नहीं खड़ा किया, उसने तो अपने बच्चों के लिए कोई जायदाद नहीं बनाई, वो करता सारा मुल्क के लिए। तो जब मुल्क को ये लगेगा कि खान अकेला है तो सारा मुल्क खान के साथ खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। और उसमें जो जवाब आए, उसमें आगे 10-11 साल हो गए सोशल मीडिया कवर करते हुए, हमारे हाथ कांपते थे उस पर कैप्शन लिखते हुए जब वीडियोस आ रही होती थी और आंखों में आंसू होते थे। इतना इमोशनल कंटेंट मतलब जिंदगी में कभी देगा। अच्छा, एक बस लास्ट ये है कि आप, काफी लोग पूछ रहे हैं कि आपकी टॉप 3 मेमोरीज पीटीआई इमरान खान की, और फिर आप क्लोजिंग इज योर्स। टॉप 3, अच्छा ये जो है ना, ये टॉप 3 वाला मामला जो है, ये मेरे, आई एम वेरी बैड एट दिस। हाईलाइट मेरे लिए क्या होंगी ये, वैसे चलो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि मेरे लिए पीटीआई के अंदर जो है वो क्या चीज़ें हैं। 3 चीज़ें जो मैं अगर पीछे देखता हूँ कि यार मैंने 10 साल बर्बाद किए, या मैंने जो किया, जो सेक्रीफाइस सारी की, जो मैं इस अपार्टमेंट के अंदर सुबह खड़े होकर अपना नाश्ता खुद बना के बर्तन खुद धोता हूँ और अकेला रहता हूँ, सिर्फ वीकेंड के ऊपर मैं अपनी फैमिली के पास जाता हूँ, ये सारी जो है वो जो मैं BMW और मर्सिडीज से उतर के मैं सिविक और कोरोला के ऊपर आ गया हूँ, ये वाज इट वर्थ इट और नॉट। तो 3 चीज़ें, एक जैसे मैंने कहा कि वो इमरान खान जिसको मैं समझता था कि वो पाकिस्तान के लिए काम करेगा, वो 101% पूरा उसके ऊपर। सो एक तो वो मुझे खुशी है कि जिसकी वजह से, जिस पर एतमाद करके मैंने ये किया था, वो सच्चा साबित हुआ, वो दिल से सच्चा साबित हुआ। एक वो है। दूसरी जो मैं आपको बताऊं, जो लोगों से मोहब्बत और इज्जत मिली है, इट इज़ जस्ट फिनोमिनल। और ही जाता है बंदा कभी कभी, और वो एक्सपेक्टेशन का जो बोझ है ना, उससे इंसान को खौफ आता है। जो लोगों में अंधा एतमाद है, जो प्यार जिस तरीके से मिलता है सारे पाकिस्तान से, लेकिन अब मेरा हल्का जो है इस्लामाबाद में, जिस तरीके से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, वो खुसूसी तौर पे, बट अमूमी तौर पे पाकिस्तान में जहाँ पर भी जाते हैं। और तीसरी मैं आपको बताऊं एक बात, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट है ना पीटीआई का, और मैं पीटीआई ऑफिशियल की नहीं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, अगर प्योर पाकिस्तान आपने कहीं देखना है, अगर आपने लोग देखने हैं जिसको बोले कि यार ये जो है ना, इनके लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है ना पीटीआई का, इससे ज्यादा प्योर पाकिस्तानी आपको मिल नहीं सकता। ये आई गेस ये उसके इक्विवेलेंट है जो फौज का जवान है ना, जो 20 साल की एज के अंदर अपना घर बार पीछे छोड़ के और अपनी जान खतरे में डाल के शहीद होने के लिए तैयार होता है। ये
जैसा उसका बॉन्ड है ना पाकिस्तान के साथ, ऐसा मुझे इनका बॉन्ड नजर आता है। तो मेरे लिए ये 3 हाईलाइट्स पीटीआई की है। बहुत शुक्रिया। ये मादी बहुत बड़ी फैन है। आई थिंक प्लीज छोटा सा क्वेश्चन ले लें मादी, प्लीज जल्दी। आपने 1.25 घंटा मुझे कहा था और 1 घंटा 50 मिनट लगा चुके हैं। तो जिब्रान इलियास, आपको फौरन जो है ना सियासत ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लेकिन ज्वाइन करना ऑपोजिशन की पार्टी, क्योंकि झूठे वादे वो करते हैं। Sorry sir, I'll not take a lot of time. So honestly, I was speaking to my friends in Dubai and हम लोग ये आज सुबह बात कर रहे थे कि हमें जो पाकिस्तानियत है वो इमरान खान और honestly आपने पीटीआई की पूरी टीम ने पाकिस्तानियत सिखाई है। एंड मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि मैंने हमेशा आपको बहुत काम एंड कंपोज देखा है, no matter how big the situation is. How do you do that? I mean, any tips for us on social media? Because honestly, sitting away from home, we feel devastated. Like Pakistan से दूर इतनी frustration है at the moment, and इतना गुस्सा आता है FIR के ऊपर कि वो overseas पाकिस्तानीज़ को hit कर रहे हैं, target कर रहे हैं social media को. I mean, I just need some tips and tricks from you. Thank you very much. बहुत सिंपल है जी। अगर आपको ये रियलाइजेशन हो कि आपके कंट्रोल में सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी नीयत है और फैसले अल्लाह मियां ने करने, तो खुद ब खुद इंसान जो है ना वो काम हो जाता है। ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुतमईन हो कि जो आपके बस में है वो सब कर रहे हैं, और बाकी आप अल्लाह मियां को छोड़ दें और इंसान जो है वो बड़ा रिलैक्स और काम रहता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं बस अब क्लोजिंग, अब कोई और क्वेश्चन नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया। और बताते चलूँ कि दिस वाज आवर सेकंड हाईएस्ट कॉन्करिंग यूजर्स इन स्पेस आफ्टर चेयरमैन इमरान खान। और एक रिकॉर्ड तो साहब आपने बनाया कि लॉन्गेस्ट स्पेस सेशन फ्रॉम पीटीआई ऑफिशियल फॉर एनी पीटीआई लीडर। थैंक यू एंड I must say one of the most candid too. So thank you for sharing the insights. बहुत मजा आया, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। And on behalf of everybody जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और records उन्होंने बनाया, मैं उन सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ for your role for Pakistan, for PTI, and all of us. We look up to you and thank you very much. Thanks Ibrahim, thank you everyone, बहुत शुक्रिया।